ओके ओके। हेलो एवरीवन, क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन के कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं इलस्ट्रेशन टिक कराते जाऊंगा सो दैट आपको अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। क्योंकि अपन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे साथ साथ में इलस्ट्रेशन करेंगे तो कनेक्टिविटी बेटर होगी। सारे कॉन्सेप्ट एक साथ पढ़ा दूंगा तो कोई ज़्यादा सेंस बनेगा नहीं, ठीक है। तो हमारा टारगेट है कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे साथ साथ में इलस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। ओके सर, चलो। इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता क्या है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आपके पास 10 लाख रुपए है, ठीक है। तो 10 लाख रुपए में आपके पास ऑप्शन है, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, प्रोजेक्ट डी। तो आपको किस बिजनेस में, किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है सो दैट आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। तो वो डिसीजन लेने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर में आना होगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब देखो, आप इसके वर्ड्स ही समझो। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा कहाँ लगाना है, ठीक है। पैसा कहाँ लगाना है। और डिसीजन मतलब डिसीजन मेकिंग करनी है उसकी, ठीक है। डिसीजन बोले तो फाइनल कॉल, ओके। तो पैसा कहाँ लगाना है उसका कॉल लेना है आपको। आपके पास जैसे अलग अलग ऑप्शन होंगे। मान लो 10 लाख रुपए है तो किस प्रोजेक्ट में लगाए, वो ऑप्शन हो गया। फिर मान लो कहाँ से रिटर्न्स अच्छे हैं, वो ऑप्शन हो गया। फिर मान लो अलग अलग ये मेथड्स है, ये टेक्निक्स है कि हम कहाँ पैसा लगाएं, ये टेक्निक्स हमें बताएगी, ठीक है। मान लो पुरानी मशीन है, नई मशीन लाके उसको रिप्लेस करना है तो रिप्लेसमेंट डिसीजन वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। ऐसे इस टाइप से हम पढ़ने वाले हैं। पहला है हमारा ट्रेडिशनल टेक्निक्स। ट्रेडिशनल टेक्निक्स में क्या क्या आता है? पे बैक पीरियड, अकाउंटिंग, रेट ऑफ रिटर्न। पे बैक पीरियड बोले तो क्या होता है? पे बैक पीरियड मतलब आपको, जैसे मान लो आप 1 लाख रुपए कहीं लगा रहे हो तो आपको वहाँ से फ्यूचर इन्फ्लोज आएंगे। मान लो 20,000, 30,000, 40,000, 60,000। तो आपका 1 लाख कब तक रिकवर होगा, कितने सालों में रिकवर होगा, उसको बोलता है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड मतलब जितना पैसा डाला उतना कितने टाइम में रिकवर होगा, ठीक है। अकाउंटिंग एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बोले तो क्या? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मतलब जो बुक्स में रेट ऑफ रिटर्न क्या आएगी, एवरेज इन्वेस्टमेंट, उसके हिसाब से। बुक्स बोले तो आपकी जो टेली या फिर जो आप सेप वगैरह में बुक्स मेंटेन करते हो उसके हिसाब से, ठीक है। फिर अपना ये देखो, ये वाली क्या, ये अपनी ट्रेडिशनल टेक्निक्स है, मतलब पुरानी टेक्निक्स है। अब नई टेक्निक्स क्या, मॉडर्न टेक्निक्स क्या होती है सर? मॉडर्न टेक्निक्स में आ जाओ। देखो पहले तो एनपीवी, एनपीवी सबको आता है। हम क्या कैपिटल स्ट्रक्चर भी करके आए हैं। उससे पहले हमने कहाँ पढ़ा था? उससे पहले और कहाँ आता है एनपीवी, बताओ जरा। कैपिटल से कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। हाँ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट है, आराम से कर लेंगे। फिर आईआरआर, आईआरआर भी इजी कॉन्सेप्ट है, हमने ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। आईआरआर का फॉर्मूला क्या होता है बता दो जरा फटाफट। लोअर रेट हम्म, प्लस एनपीवी एट लोअर रेट हाँ करेक्ट। डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट, माइनस एनपीवी एट हायर रेट, ठीक है। डिफरेंस इन रेट। करेक्ट, डिफरेंस इन रेट। बस ये फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आपने क्या कर दिया, गेम ओवर कर दिया, ठीक है। ओके, मतलब आईआरआर आपका हो गया। फिर एमआईआरआर, ये भी मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। उसके अलावा डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, मतलब ये जो अपना ये है ना, ये पेबैक, ठीक है। पेबैक का ही एडिशनल और मतलब इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है। इसमें क्या होता है, कैश फ्लो को डिस्काउंट नहीं करते थे, इसमें कैश फ्लो को डिस्काउंट करेंगे, उसके बाद पेबैक पीरियड निकालेंगे, वो भी अपना हो जाएगा। सबसे पहला एक चीज़, रिप्लेसमेंट डिसीजन, मतलब कोई मशीन ख़राब हो गई है तो दूसरी मशीन यूज़ करने वाले, ऐसा कुछ भी। ऐसे डिसीजन के लिए आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस, कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जनरली आपका आंसर क्या आता है? पहले यहाँ पर अपन एक बार इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं। फॉर्मूला मतलब क्या, इस स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। ओके, हमारा पहले सेल्स लिख दो। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट निकाल दो, ओके। और फिक्स्ड कॉस्ट में सिर्फ कैश वाली फिक्स्ड कॉस्ट निकालो। कैश वाली क्यों निकालनी है सर? क्योंकि आप मुझे बताओ, यहाँ पर अपने को कैश वाली इसलिए निकालनी है कि हम क्या कैलकुलेट करें, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मतलब हमारा कैश फ्लो कितना होगा, कैश फ्लो ज़्यादा या कम वो देखना है। डेप्रिसिएशन जो है वो नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, नॉन अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है, बट नॉन कैश है। क्यों सर नॉन कैश क्यों है? क्योंकि आपको एक कार खरीदते हो, एक बिल्डिंग खरीदते हो, तो उसके बाद हर साल आपको 10% डिप्रिसिएशन के रूप में किसी को देना नहीं पड़ता है, 20% किसी को देना नहीं पड़ता है। मतलब वो आपका खर्चा नहीं है, आपका सिर्फ एक एक्सपेंस मतलब बुक्स में हो रहा है। सो दैट हम अभी एक्सपेंस बुक कर ले तो बाद में हम एक और इतना सेविंग कर ले, सो दैट बाद में हम एक और मशीन, एक और कार,
एक और बिल्डिंग खरीद पाए। बाकी यहाँ पर वो एक्चुअल एक्सपेंस आपका किसी को देना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो उसको यहाँ पर क्या करना है, उसको यहाँ पर लेस करना है डेप्रिसिएशन को, ठीक है सर। अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन को लेस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर टैक्स कम बनेगा। अभी 2000 पर 10% टैक्स बनता 200 रुपये, अभी देखो डेप्रिसिएशन लेस कर दिया तो 1500 पर टैक्स बनेगा 150 रुपीज़। ओके, तो 150 रुपीज़ जैसे हो गया। अब डेप्रिसिएशन को एड बैक करना है। सर डेप्रिसिएशन को एड बैक क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये एक्चुअल में आपका एक्सपेंस है ही नहीं, ये तो सिर्फ अकाउंटिंग के लिए, बुक्स पर्पस के लिए आपने इसको डेप्रिसिएशन को एज एक्सपेंस दिखा रखा है, ठीक है। तो ये आपने जैसे ऐड किया, ये जो आपका आया कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस, ये आपका एक्चुअल में क्या होता है, ये आपका एक्चुअल में मतलब सारे खर्चे काट के कैश फ्लो बचता है। मतलब जितना आपको इनफ्लो होगा, लेट से आपको 1000 रुपये आए तो उसमें सारे खर्चे काट पीट के आपको 200 रुपये बचे, तो ये आपका 200 रुपये है, मतलब 1850। ठीक है, आया समझ में कैश फ्लो क्या होता है। यस सर। अब इसी का एक क्वेश्चन कर लेते फटाक से, है ना। क्वेश्चन आ जाओ, क्या बोला क्वेश्चन ने, एबीसी लिमिटेड इज इवेल्युएटिंग परचेज ऑफ अ न्यू मशीनरी, एक न्यू मशीन खरीदने वाले हैं विद अ डेप्रिशिएबल बेस ऑफ 1 लाख। मतलब डेप्रिशिएबल बेस क्या होता है, मैंने आपको बताया था। डेप्रिशिएबल बेस बोले तो आपका लेट से कितना, जो भी आपका परचेज कॉस्ट होती है, ठीक है, परचेज कॉस्ट के माइनस में सैल्वेज वैल्यू माइनस करते हैं और डिवाइड बाय क्या करते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइड करते हैं, करेक्ट। तो ये आपका डिप्रिशिएबल बेस मतलब किस, जो भी अमाउंट है, ठीक है, जिस अमाउंट पर, इसी पार्ट को डिप्रिशिएबल बेस बोलते हैं, ठीक है। कि आप किस अमाउंट पर डिप्रिसिएशन लगाओगे उसको डिप्रिशिएबल बेस बोलेंगे। जैसे आपने डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स किया तो आपका डिप्रिसिएशन पर एनम निकल के आ जाएगा। ओके सर, तो ये यहाँ पर बताओ मुझे ज़रा, यहाँ पर है अपना केस में इकोनॉमिक लाइफ है 4 ईयर्स की, ठीक है, और 1 लाख डिप्रिशिएबल बेस है, तो पर एनम कितना डिप्रिसिएशन आएगा सर, आप 25,000, करेक्ट। 1 लाख डिवाइड बाय 4 कर दोगे, डिप्रिशिएबल बेस डिवाइडेड बाय एन, मतलब लाइफ ऑफ ईयर, लाइफ ऑफ क्या, अपनी लाइफ ऑफ इस टाइम पे क्या है, मशीनरी, ठीक है। ओके सर, तो आपका आ गया 25,000, यस सर, ओके। अब देखना, अब यहाँ पर क्या हो रहा है सर, यहाँ पर हो रहा है चेंज इन अर्निंग्स। अर्निंग्स कितनी कितनी आ रही है, ईयर 1 में आ रही है 45,000, ईयर 2 में आ रही है 30, ईयर 3 में आ रही है 25, ईयर 4 में आ रही है 35। ओके, तो आपने क्या करना है, आपने सर सबसे पहले क्या लिखना है, ईयर में 1 2 3 4, 4 साल का कॉलम बना दिया। फिर आपने अर्निंग बिफोर टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन, मतलब EBITDA जो लिखते हैं ना, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस, ठीक है, EBITDA। एक मिनट, ये आपको पता है, ये लिखते हैं EBITDA सॉरी EBIT, डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस, ठीक है। या फिर वैसे यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर डेप्रिसिएशन आपका यहाँ पर आ गया, इसका मतलब होता है डेप्रिसिएशन, इसका मतलब होता है टैक्सेस, इसका मतलब इंटरेस्ट। जनरली इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर में आपको इंटरेस्ट नहीं दिया होगा, क्योंकि उनका पर्पस इंटरेस्ट वाला पार्ट समझाना नहीं है, उनका पर्पस डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट समझाना है, तो वो दे देंगे। और टैक्स तो आता ही आता है, या फिर कहीं कहीं ऐसा भी होगा कि टैक्स हेवन कंट्री बता देंगे, वहाँ पर टैक्स रहेगा ही नहीं, सिर्फ उनका पर्पस है डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट समझाना। ओके, ठीक है सर। देखो इस क्वेश्चन में अब आगे क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड अज्यूम कर लो, ठीक है सर, मतलब इक्वल इक्वल डेप्रिसिएशन आ जाएगा। फिर 20% टैक्स रेट है। ओके सर, आप बताओ रेलेवेंट कैश फ्लोज क्या क्या है, ठीक है। ओके सर, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सबसे पहले लिखना है क्या, 45 30 25 35, ये कहाँ से लाए सर, ये यहाँ से लाए, जो भी इनके EBIT आने वाला है, EBIT बिफोर डेप्रिसिएशन, ठीक है। ओके सर, अब देखना, अब आपको डेप्रिसिएशन लेस कर देना है, 25 25 25 25, सही है, इसमें कुछ गलत है नो सर। है ना। EBIT देखो आपका क्या बनता है, EBITD, ये जो भी आपका, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस, EBDT, ठीक है। ओके, इसमें पहले क्या निकालूंगा, पहले मैं क्या करूँगा, डेप्रिसिएशन को बाहर करूँगा सर, तो मैं यहाँ पर डेप्रिसिएशन लेस करूँगा, फिर मेरा जो भी आंसर आएगा वो बन जाएगा EBT, ठीक है सर। फिर मैं माइनस करूँगा क्या, टैक्सेस को, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, EAT, ठीक है। ये बेसिक हम लिवरेज से पढ़ते आ रहे हैं। ओके, हमारा पूरा ये एक बेस था FM का, ठीक है। ओके,
अब देखो, अब यहाँ पर आ गया आपका EBT। EBT कितना आ गया 20। देखो 45 में से 25 गया 20, 30 में से 25 गया 5, 25 में से 25 गया 0, और 35 में से 25 गया 10। ओके सर, फिर टैक्सेस निकाल दो। टैक्सेस कितने निकालेंगे सर? 20%। 20 का 20 4%, 5,000 का 20% 1,000, और 0 का 0 आ जाएगा, और 10,000 का 2,000 आ जाएगा। मतलब आपका आ गया अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस। आफ्टर टैक्सेस मतलब ये अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स वाली स्थिति में हम आ चुके हैं। ठीक है, 16 4 8 0। सर अब मुझे बताओ, ये डेप्रिसिएशन जो आपने यहाँ पर ट्रीटमेंट किया है, वाई इट इज एडेड? ये डेप्रिसिएशन एड क्यों किया गया है? बताओ मुझे, अगर बता पाओ तो। नॉन कैश एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन। करेक्ट करेक्ट, नॉन कैश एक्सपेंस है, तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, हम इसको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ओके सर। तो जैसे ही हमने ऐड किया तो 25 25 25 25, तो आपका आंसर आ जाएगा ये 16 प्लस 25, ओके, 4,000 प्लस 25, ये 0 प्लस 25, ये 8,000 प्लस 25। तो आपका जो ये वाला आंसर आया है, इसको बोलते हैं क्या? कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस। ठीक है, ओके सर, नेट कैश फ्लो इसको बोल सकते हैं। आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया क्या हो रहा है? बहुत इजी सा क्वेश्चन था, पर बस एक डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट समझाना था। आगे ये ट्रीटमेंट आएगा तो अपन हवा में निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि हमने एक डेडिकेटेड क्वेश्चन समझ लिया है कि टैक्स से पहले लेस करना है और टैक्स के बाद ऐड करना है। क्या रीज़न है उसका? सर उसका टैक्स का बेनिफिट लेना है। यहाँ पर आप सोचो, यहाँ पर आप क्या करते हैं, मान लो यहाँ पर सीधा 45 पर कितना टैक्स लगाते हैं आप? 20%। तो आपका क्या आंसर आता, बताओ जरा। 45,000 इंटू 20% क्या आंसर आता है? 9,000। जबकि आपका टैक्स अभी क्या आया? 4,000। मतलब 5,000 की सेविंग हुई है। उसी सेविंग को हमको करने के लिए यहाँ पर लेस करेंगे, फिर टैक्स डिडक्ट होने के बाद यहाँ पर वापस एड बैक कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, ओके सर, आया समझ में? हाँ सर, आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे क्या? अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2। आपने क्या मेरी बुक खोल रखी है अभी? नहीं सर, मैं फोन में क्या? आपने मना किया तो मैंने ओपन नहीं की फिर। ठीक है ठीक है, ओके। अदरवाइज ऐसे खोल सकते हो, जहाँ जहाँ कुछ गलती होगी तो मैं आपको फिर नोट करा दूंगा, उसका टेंशन मत लो, है ना। बस होता है ना कि जनरली अपन क्या सोचने बैठ जाते हैं, अरे यार मैंने क्या गलती कर दी, मतलब मैंने मेरे एंड पे कुछ गलती होगी, जनरली हम खुद को ब्लेम करते हैं। जबकि यहाँ पर कुछ कुछ एरर हमारे जो भी हैं ड्राफ्टिंग एक्सपर्ट, उन्होंने किए हैं, तो हम खुद क्यों ऑन करें उन चीज़ों को। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं ARR के कॉन्सेप्ट पर। ARR बोले तो, ARR क्या होता है सर, एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। ARR बोले तो अकाउंटिंग या फिर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अकाउंटिंग या फिर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ओके सर। अब इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि आप क्या लो, आप ARR इज इक्वल्स टू एवरेज रेट को लो, एवरेज प्रॉफिट को लो, और एवरेज इन्वेस्टमेंट को लो, मतलब दोनों का एवरेज कर दो, और जो भी एवरेज के बाद आपका फिगर आता है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी रेट आएगा, लेट से 15%, तो ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी हो गई ARR। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ओके सर, आ जाओ क्वेश्चन पर आ जाओ। अ प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लैक्स। प्रोजेक्ट को 10 लाख का इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यील्ड्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन। क्या प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन हमको दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? 50,000, 75, 125, 130, 80, टोटल हो गया आपका कितना? 460। ओके सर, अब क्वेश्चन में आगे पढ़ो, क्या दिया हुआ। सपोज फर्दर एट द एंड ऑफ 5th ईयर प्लांट एंड मशीनरी ऑफ द प्रोजेक्ट कैन बी सोल्ड फॉर 80,000। अच्छा, 80,000 के लिए सेल हो सकती है। ठीक है सर, डिटरमाइन करो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ओके सर, ठीक है। अब देखना, सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है? देखो, सबसे पहले टोटल अपना क्या टारगेट है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अपन करते हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहले हमको निकालना है एवरेज
देखो ये एक एक करके हम पढ़ेंगे। इन दिस केस द रेट ऑफ रिटर्न कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। क्या बोल रहा है सबसे पहले, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स करो। इससे क्या आएगा सर हमारा, इससे आएगा हमारा एवरेज रिटर्न, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्यों आएगा सर, क्योंकि आप बताओ आप 10 साल में 10 लाख रुपए कमाते हो, ठीक है, तो आप एक साल में कितना कमा रहे हो एवरेज के हिसाब से, 1 lakh. 1 लाख है ना। 10 साल में 10 लाख कमाते हो तो एक साल में 1 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है सर, यहाँ पर आपका टोटल आ रहा है 4,60,000, डिवाइड बाय 5 ईयर्स करो तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा सर, 92,000, ठीक है। ओके सर, फिर आप बताना मुझे आगे क्या बोल रहा है, एवरेज इन्वेस्टमेंट या इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कंसिडर करके किया है, जो कि करेक्ट आंसर नहीं है, मतलब फॉर्मूला के हिसाब से ऐसे इन्हें दोनों चीज़ें कर दी है, पर आपको ये मान के चलना है कि अभी ये अगर क्वेश्चन बोले तो वैसा दिखा दो, अदरवाइज सही ज़्यादा सही करेक्ट आंसर ये वाला है हमारा, बी पार्ट, ठीक है। तो अभी हम मान के चलते हैं ये वाला पार्ट। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमने लिया, तो सर इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में देखो कितना हो रहा है, कितना हो रहा है 10 lakh. 10 लैक्स। तो आपको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना है इंटू 100, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा, ये आ गया 92,000। क्या आप बता रहे हो 9.2, 90. हाँ 9.2% आएगा. ठीक है करेक्ट, 9.2% आपका आंसर आ गया है। ओके सर, ये देखो ये सीधा ऐसे भी कर सकते, 3 0 3 0 2 0 2 0, अब एक ये कटा तो पॉइंट आ गया, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। ओके, फिर उसके अलावा हमारा क्या आ जाता है अगली चीज़, अब देखना एवरेज इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या किया इन्होंने, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कंसीडर किया, मतलब नीचे इन्वेस्टमेंट में इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जबकि आप मुझे बताना कि जैसे मान लो एक हम ये पैटर्न लेते हैं, ठीक है, 5 सालों से 0 1 2 3 4 5, ठीक है, हम यहाँ तक का एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर एवरेज क्यों कर रहा है वो आप चीज़ को समझना, आपने यहाँ पर शुरू में 10 लाख रुपीस डाले, ठीक है, तो आपने 10 लाख रुपीस एक साल के लिए डाले क्या, नहीं सर 10 लाख रुपीस तो 5 साल के लिए डाले, तो आपने 10 लाख के बाद यहाँ पर लेट से कितना इसमें इनकम हुई, इसमें 50,000 इनकम हुई है ना, यहाँ पर 50,000 इनकम हुई। ओके सर, तो ये जो 1050 है ना वो यहाँ पर हमने डाले 10,50,000, वो कितने सालों के लिए डाले, नेक्स्ट ईयर्स के लिए डाले, फिर मान लो इनकम हुई 20,000, तो यहाँ हम कितने डालेंगे, यहाँ हम डालेंगे 10,70,000, मतलब हम जितना कमा रहे हैं उतना रिटर्न डाल भी तो रहे हैं बिजनेस में। तो इस एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ये होता है कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है आप उसका एवरेज बताओ हमें, ठीक है। तो एवरेज क्या होगा सर, एवरेज आप बता दो हमें। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट यहाँ हम कैलकुलेट करने वाले हैं, शुरू में आपने 10 लाख लगाए है ना, ओके, फिर आपने क्या किया सर, फिर आपने 80,000 यहाँ पर, 1 मिनट रुको, 80,000 यहाँ पर लेस कर दिए क्योंकि सेल्वेज वैल्यू फ्यूचर में आने वाली है, लेकिन सेल्वेज वैल्यू आएगी कब, वो बाद में 80,000 जब हम 5th ईयर के एंड में आएगी। तो इसका 1 मिनट आप करो टोटल, 1 मिनट रुकना है ना, मैं बता रहा हूँ। 10 लाख आपने कब डाले, आपने ईयर 1 के एंड पे डाले, ईयर 1 के बिगिनिंग पे डाले, माइनस 80,000 आप फ्यूचर में सेल्वेज वैल्यू आ जाएगी ये मान के चल रहे हो, तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ यहाँ पर बताना, बस यहाँ पर एवरेज 5 बताना, lakh. नहीं नहीं डिवाइड बाय 2 करके बताना, 4,60,000. 4,60,000 करेक्ट आंसर। अब देखो लास्ट में क्या होगा, लास्ट में आपको सेल्वेज वैल्यू मिल जाएगी, सेल्वेज वैल्यू मिल जाएगी तो उसको हमको एड बैक फिर से करना पड़ेगा। यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने रिड्यूस कर दिया, क्यों, क्योंकि फ्यूचर में मिलने वाली ये अपन ने मान के चले, लेकिन यहाँ पर लास्ट में एड बैक भी तो करना पड़ेगा सर। एड बैक क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि आपको लास्ट में सेल्वेज वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो आपका इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं पहले यहाँ पर 80,000 लेस हुआ, पर फिर एड भी हो जाएगा, तो आपका फाइनल कॉल क्या आएगा, फाइनल आएगा 5,40,000, 5,40,000 आ गया। तो सर यहाँ पर मैंने 5,40,000 लिखा, Yes. यहाँ पर 92 लिखा, तो मेरा आंसर आ जाता है 17% रिटर्न।
जबकि आपको और मुझे दोनों को पता है कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न उतना करेक्ट नहीं है। उसका क्या रीज़न है? क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम कर रहा है, जबकि आपने पूरा पैसा ब्लॉक कर रखा होगा उसमें, क्या बोलते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, तो ये फिर भी ज़्यादा बेटर है उससे। ओके, आया समझ में क्या कह रहा हूँ? यस सर। ठीक है, आवाज़ वगैरह प्रॉपर आ रही है? कुछ इशू तो नहीं आ रहा है इसमें? सर थोड़ा डिफरेंस आ रहा है ऑडियो वीडियो में। अच्छा, वो इशू मतलब ये इतना ऐसा इशू है ना कि इसको मैं सॉल्व ही नहीं कर सकता। कभी कभी बिना एफर्ट लगाए बहुत सही हो जाता है, और कभी कभी एफर्ट लगाने के बाद भी, जैसे आज मैं 15 मिनट पहले से बैठा हूँ बट वो हो नहीं पा रहा है। ठीक है, कोशिश करते हैं कुछ निकल जाए तो, है ना। पे बैक पर जब आएगा तब आएंगे, ये वाली चीज़ें जब क्वेश्चन आएगा ना तब हम वहाँ पर आएंगे। ठीक है, ओके। ओके। तो अभी हम पे बैक से पहले क्या क्वेश्चन आ गया हमारा? ये क्वेश्चन है हमारा एनपीवी का। कहीं का क्वेश्चन है सर? एनपीवी का। ठीक है, तो एनपीवी का क्वेश्चन देखना, इतना रद्दी क्वेश्चन है, मतलब इतना इजी क्वेश्चन है ना कि आप देखोगे आप बोलोगे यार ये क्या है, मतलब ये क्या, मैं सीए इंटर पढ़ रहा हूँ क्या, ऐसे वाली बात आ जाएगी। ठीक है, कंप्यूट एनपीवी ऑफ अ प्रोजेक्ट। नेट इन्वेस्टमेंट है आपका 1 लाख का। ठीक है सर, नेट कैश फ्लोज है आपके 55, 80 और 15 के। ओके सर, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%। आपका ये पीवीएफ जो एन्युटी फैक्टर है वो भी गिवन है। ठीक है सर, तो आपको क्या करना है, आपको बस इतना सा करना है कि एनपीवी निकाल के देनी है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर 1 लाख का कैश आउटफ्लो लिख दोगे, उसका पीवीएफ 1 रहेगा क्योंकि वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में हो रहा है। ठीक है, फिर आपने क्या किया, 55,000 का 0.90 ये डिस्काउंट किया 1 साल, 80,000 को 2 साल से डिस्काउंट किया। ठीक है सर, ऐसे भी करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 2, डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 3, डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 1, ऐसे भी कर सकते हो। क्या क्या बोल रहे हो? नो कुछ नहीं सर। हाँ, ओके ओके, ठीक है। फिर कुछ नहीं बोला, आई थिंक वॉइस है। हाँ, वो एक्चुअली शायद मैं कुछ सवाल पूछता हूँ या समझ में आया क्या बोलता हूँ ना, तो आप रिप्लाई करते हो, तब तक मैं आगे बढ़ जाता हूँ। हाँ वही। वही इशू आ रहा है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट मीटिंग में शायद ये इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, ओके। तो ये 0.751, देखो मीटिंग का नाम लिया, मीटिंग एंड होने वाली है। ठीक है, ओके। देखो आपका 49 आ गया, 66 आ गया, 11 आ गया, तो आपका टोटल कितना बना? 27,340 रुपीज़। तो ये आपकी क्या आ गई सर? ये आपकी एनपीवी आ गई। इन तीनों को ऐड करो, आप कितना आ रहा है? कितना आ रहा है बताओ जरा। 127। करेक्ट, यही आ रहा है। हाँ सर, यही आ रहा है। एनपीवी का फॉर्मूला क्या हाँ होता है सर? पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस कैश आउटफ्लो। करेक्ट, हाँ सर करेक्ट, बिल्कुल यही होता है। यस सर। तो आप मुझे बताओ पीवी ऑफ कैश इनफ्लो क्या होगा? 127,340। कैश आउटफ्लो क्या होगा सर? 1 लाख रुपए। तो आपका फाइनल एनपीवी क्या है सर? 27,340 रुपीज़। करेक्ट, ठीक है। यस तो सर। ये आपका एनपीवी आ गया। सिंस द एनपीवी इज पॉजिटिव यू कैन एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। ठीक है, आगे समझ में? ठीक है, अपना ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। यस सर। अब अगला क्वेश्चन समझते हैं फिर से। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 4, ये भी एनपीवी के ऊपर ही है। ओके, एबीसी लिमिटेड इज अ स्मॉल कंपनी करंटली एनालाइजिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रपोजल, मतलब कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है वो प्रपोजल वगैरह वो रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है सर, हम रिव्यू उनके करवा देते, मदद कर देते उनकी, फॉर द परचेज ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, द कंपनी यूजेज द एनपीवी टेक्निक टू इवेल्युएट प्रोजेक्ट। एनपीवी टेक्निक यूज़ करती है प्रोजेक्ट इवेल्युएट करने के लिए। हाँ सर, समझ में आ गया। कैपिटल बजट है आपका 5 लाख। ठीक है सर, मतलब 5 लाख इन्वेस्ट करने वाले हो। ओके, एबीसी लिमिटेड बिलीव्स मैक्सिमम कैपिटल इट कैन रेज, मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपए रेज करेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी कितना होगा? 5 लाख रुपए का होगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रोजेक्टेड नेट कैश फ्लो
नीचे टेबल में दिए हुए हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल रखनी है 12%, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द एनपीवी ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, ओके। मतलब कुल मिला के ऐसा बोल रहे हैं कि इसमें 2 लाख लगाना है, इसमें 190, इसमें 250, इसमें 210, मतलब 4 प्रोजेक्ट में अलग अलग अमाउंट का आपको इन्वेस्टमेंट करना है। आपके कैश फ्लोज यहाँ पर गिवन है, ये कैश फ्लोज यहाँ पर ऐसे गिवन है, ठीक है, ओके। तो आपको क्या करनी है, एनपीवी कैलकुलेट करनी है। क्या एनपीवी आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, देखो सारे प्रोजेक्ट में 12% की डिस्काउंटिंग होगी, तो पहले पीवी फैक्टर @12% यहाँ पर लिख दो। तो यहाँ पर कैलकुलेट करके लिख दो आप। क्या कैलकुलेट करके लिखोगे, 0.893, 0.797, 0.712, ये आप कैलकुलेशन कर लेना। देखो एक बार करो, 1/1.12, 1/1.12 करो एक बार, क्या आ रहा है आंसर, यही आ रहा है सर, है ना। 0. करेक्ट, ये अपना आंसर आ गया सर। ये अब देखो यहाँ पर 1.12 की पावर 2 कर देंगे, यहाँ पर 1.12 की पावर 3 कर देंगे, है ना। ये बेसिक चीज़ें हमको इतना आता है सर, ओके। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको जो 50,000 था ना, 50, 50, 50, इनको आपको मल्टीप्लाई करना है इससे, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा क्या, ये आंसर आएगा हमारा 44, 39, 35, 31, 28। तो आपकी एनपीवी आ रही है नेगेटिव। ऐसे सबकी एनपीवी देख लो, प्रोजेक्ट डी की भी नेगेटिव आ रही है। प्रोजेक्ट अपना कौन सा अच्छा है, बी और सी प्रोजेक्ट अच्छा है। अब अपने पास टोटल रुपए कितने हैं, टोटल रुपए आपके पास 5 लाख है। आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, 1,90,000 प्रोजेक्ट बी में इन्वेस्ट कर सकते हो, 2,50,000 प्रोजेक्ट सी में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है मुझे बता दो ज़रा, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 100,000. कितना, कितना, 4,40,000. करेक्ट, 4,40,000 आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू आ गया। आपके पास 5 लाख है, तो क्या आप इन दोनों प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो आपको यही कंक्लूजन देना है, यहाँ पर दिया नहीं है, बट कंक्लूजन यही है हमारा कि आप प्रोजेक्ट बी और सी में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इनकी पॉजिटिव एनपीवी आ रही है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, हेलो, हाँ, यस सर. हाँ, ओके ओके। अब आपका पीआई पे आ जाते हैं, है ना। पीआई पर क्या है, पीआई हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, देखना जरा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या इसको डिजायरेबिलिटी फैक्टर भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखो, पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज और पीवी ऑफ कैश आउटफ्लोज को डिवाइड कर दो। क्यों सर, क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि आप समझना कि आपने जैसे मान लो किसी इन्वेस्टमेंट में 100 रुपये लगाए, ठीक है, और अगर आप मान लो 110 रुपये, यहाँ पे 120 रुपये, यहाँ पे 130 रुपये, इतना रिटर्न वहाँ से कमा सकते हो, 110, 120, 130, इतना रिटर्न वहाँ से कमा सकते हो। मतलब 100 से अगर ज़्यादा कमाओगे तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, 100 से कम कमाओगे तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि किसी इन्वेस्टमेंट में 100 रुपये डाले और आपने 110 रुपये कमाए, तो हम एक्सेप्ट क्यों कर लेंगे सर, 1.1 आएगा उसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो एक्सेप्ट इसलिए कर लेंगे सर क्योंकि हमने जितना लगाया है उससे ज़्यादा ही कमा के आ रहे हैं। 110 हो गया, 120 मान लो, 120 कैसे करेंगे, 120 120 डिवाइडेड बाई 100 कितना होगा, 1.2, मतलब 20% का आपको रिटर्न मिल रहा है। तो हमने जितना लगाया उससे ज़्यादा ही कमा रहे हैं तो इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन लेट से 90/100, तो 0.9 आंसर आ रहा है सर। मतलब आपने 100 रुपये लगाए और 90 कमाए, तो इससे तो अच्छा 100 रुपये घर पे ही पड़े रहने देते, घर पे ही रखे रहने देते। क्यों आपने ऐसा इन्वेस्टमेंट क्यों किया कि 100 लगाए और 90 मिले। तो इसलिए हमारा क्राइटेरिया क्या होगा कि अगर 1 से बेटर है पीआई तो हम इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। और पीआई जितना हायर होगा उतना अच्छा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, पीआई हायर द बेटर। अब अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले कि डिजायरेबिलिटी फैक्टर कैलकुलेट करो और आप बोल दो सर ने तो ये पढ़ाया ही नहीं, मॉड्यूल में तो ये है ही नहीं, तो मैं क्या करूँ, मेरी क्या गलती, मेरे को तो इसका मार्क्स दो, आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया। ऐसा हो सकता हो सकता है ना। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि डिजायरेबिलिटी फैक्टर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का दूसरा नाम है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ही कैलकुलेट करके आना है, ठीक है। यस सर, आ गया समझ में। इसी बात पे एक क्वेश्चन हो जाए एकदम गर्मा गर्म, ठीक है। बहुत इजी, बहुत मतलब चिंदी क्वेश्चन करने वाले हम, ठीक है। ओके सर।
सपोज वी हैव 3 प्रोजेक्ट्स, क्या डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो, आउटफ्लो कितना है, एक में है 5,50,000, दूसरे में 75, तीसरे में 1,20,00,000 रुपये, ठीक है, 1,20,00,000 रुपये। सपोज फर्दर सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज, अब एक चीज ध्यान रखना, ये है आउटफ्लो, ये है इनफ्लो। तो आप मुझे बताओ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के हिसाब से इनफ्लो क्या होगा, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर? इनफ्लो होगा न्यूमरेटर। हाँ, और आउटफ्लो क्या होगा? आउटफ्लो होगा डिनोमिनेटर। करेक्ट। तो पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब न्यूमरेटर में आ जाएगा। पीवी ऑफ कैश आउटफ्लोज आपका क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर ये 650 डिवाइडेड बाई 550 कर दो, फिर 95 डिवाइडेड बाई 75 कर दो, 1,30,30,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000 कर दो। ये आपने किया क्या, हर साल का कैश इनफ्लो, हर प्रोजेक्ट का, हर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल का प्रोजेक्ट कैश इनफ्लो ऊपर लिखा, आउटफ्लो नीचे लिखा, ऊपर इनफ्लो लिखा, आउटफ्लो नीचे लिखा, ऊपर इनफ्लो लिखा, आउटफ्लो नीचे लिखा। समझ में आया क्या? अब मुझे बताओ, हमारे पास 3 आंसर आ चुके हैं, तीनों में से मुझे बताओ तीनों को एक्सेप्ट करेगी रिजेक्ट करें, या किस किस को एक्सेप्ट करें किस किस को रिजेक्ट करें, बताओ मुझे। हेलो, 1 minute, आई थिंक मीटिंग हैज एग्जिटेड। आप बताओ, मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि यहाँ पर क्या करेंगे, तीनों प्रोजेक्ट को ऐड करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, किस किस को एक्सेप्ट करेंगे किस किस को रिजेक्ट करेंगे। आई वॉन्ट लॉजिक, मुझे लॉजिक देके बताना कि सर इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसको हम रिजेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। लॉजिक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पर रुक के कमेंट करो। ऐसा नहीं है कि सर बुरा हो गया, हाँ समझ लिया, और जो मैंने समझाया वही आके कमेंट कर दिया, ठीक है। ऐसे शाणे लोग भी बहुत होते हैं, तो वो शाण पत्ती अपने को नहीं दिखानी, ठीक है। ओके, बस स्टार्ट कर रहे हैं, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट का स्टार्टिंग, ठीक है। ठीक है, अभी वो ज्वाइन करे, तब तक मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ठीक है। आपका मैंने क्या बताया था, हायर द बेटर, ठीक है, मतलब आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1.2, इसकी रैंक 1 है, इसकी 1.18, इसकी रैंक 2 है, इसकी 1.001, इसकी रैंक 3 है, ठीक है सर, इतना तो समझ में आ गया, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में आगे क्या करना है मुझे बताओ ज़रा, तीनों को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, वो वंशिता आप मुझे बता दो एक बार। एक्सेप्ट कर सकते हैं क्यों? सर। क्योंकि 1 से अबव है, ठीक है। ओके सर, ये वाला रीज़न आप देखिए कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब आप आगे बढ़ो, अब हम कहाँ जाएं, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर जाएंगे। इतना समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है क्या? हाँ। क्या बोल रहे हो? हेलो, सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। अब आ रही है? हाँ, आ रही है थोड़ी क्लियर है। ठीक है ठीक है, शायद नेटवर्क इश्यूज, एक्चुअली बारिश ही इतनी हो रही है ना,
तो नेटवर्क इश्यूज समझ नहीं आ रहे थोड़े, ठीक है। ओके, यस सर। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6 क्वेश्चन नंबर हमारा है IRR के ऊपर। अब यहाँ पर मैं कुछ कुछ चीज़ें आपकी अभी ये तो करवा रहा हूँ, उसके अलावा कुछ कुछ पॉइंट्स मैं आपके छुड़वाऊंगा इलस्ट्रेशन में। उसका रीज़न ये है कि आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि हर एक इलस्ट्रेशन अपन करेंगे तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, ठीक है। तो हम कुछ कुछ ओके। इलस्ट्रेशन छोड़ेंगे, मैं आपको एक बेसिक आइडिया देते चलूंगा फिर भी, ठीक है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर अभी इलस्ट्रेशन नंबर 6 ये है हमारा IRR का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रोजेक्ट है हमारा, इनिशियल आउटफ्लो, मतलब इनिशियल आउटफ्लो कितना हो रहा है 10 लाख का। ओके, एनुअल कैश फ्लो कितना हो रहा है 2.5 लैक्स का, ठीक है। 6 ईयर्स तक होएगा। फिर सल्वेज वैल्यू हमारी 0 है। IRR बता दो। ओके सर, बता देते हैं। अब पहले पे बैक पीरियड कितना है ये बता दो। पे बैक पीरियड आपको मैंने समझाया था कि जितना भी आपका पैसा है, ठीक है, मान लो आपने 10 लाख रुपए डाला, ठीक है, तो 10 लाख ये आ रहा है रिटर्न में 2.5 लैक्स। ओके, तो आप ये समझो क्वेश्चन ने वैसे IRR मांगा है, इन्होंने जबरदस्ती पे बैक पीरियड का आंसर दिया हुआ है। तो आपको एग्जाम में ये नहीं करके आना है, जितना बोले उतना करके आओ, ठीक है। तो अभी यहाँ पर पे बैक पीरियड कितना आ रहा है 10 लैक्स डिवाइड बाय इनफ्लो पर एनम, तो आपका आ गया 4 ईयर्स। ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है सर। अब देखो, आप ये चीज़ समझना, अब यहाँ पर क्या द वैल्यू 4 लाइज बिटवीन 4.11 3.998, मतलब आपको जनरली इन्वेस्टमेंट के क्वेश्चन में जो PVAF की टेबल होती है ना, कहीं पर आगे क्वेश्चन में दी हुई होगी तो मैं आपको बताऊंगा ऐसी टेबल जनरली। ये देखो यहाँ पर ऐसी टेबल डिस्काउंटिंग रेट दे दिया, क्यूमुलेटिव फैक्टर दे दिया। ऐसी टेबल जनरली क्वेश्चंस में मिल जाएगी, नहीं मिलती है तो हमारे हाथ में कैलकुलेटर है, हम किसी से कम नहीं, ठीक है। तो हम खुद कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, यस सर। ठीक है। अब देखना यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर इसने NPV 12% और 13% मंथ से लिए, तो आप 10 और 15 भी ले सकते हो, 10 और 20 भी ले सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक बार हम 10 और 20 लेके देखते हैं क्या होता है, ठीक है, एक ट्राई करते हैं, है ना। तो आप क्या करो, 1 डिवाइडेड बाय, पहले तो ये करो 1 डिवाइडेड बाय 1.12 करो एक बार। 1 मिनट देना मुझे ना। हाँ सर, कितने 4 टाइम्स? 6 टाइम्स करके देखो एक बार। हेलो। यस सर। तो आपका क्या आ गया 4.11, मतलब ये 6 टाइम का एन्युटी फैक्टर है। तो लेट से हम नया ट्राई करते हैं, हम करते हैं 10% पे हमारा एन्युटी फैक्टर कितना आता है। 1 डिवाइड बाय 1.11, 1 डिवाइड बाय 1.1 करना, ठीक है। कितना 6 टाइम्स करना है, 1 2 3 4 5 6, GT करो, आपका आंसर आ रहा है कितना 4.355, राइट, 355। ओके, 20% पर सेम चीज करो, कितना आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय 1.2, 1 2 3 4 5 6, ये 2-3 बार करते तो मजा आने लगता है। फ्लो में जैसे वो अंडर रूट 12 बार करना होता था ना फाउंडेशन में, तो मैं तो इतनी बार करता था, मज़ा आने लगता था, आगे पहुंच जाता था। तो फिर डबल से करना पड़ता था, ठीक है। ओके, तो अब आपका NPV निकालनी है सर। तो NPV आप मुझे बताओ, 10 लाख रुपए 10% पर निकालते पहले, है ना। तो यहाँ पर आ गया 10 लाख रुपीज़, आपका क्या आ गया आउटफ्लो। और फिर क्या करो, माइनस करो, नहीं ये प्लस कर माइनस कर दो, जैसा भी लिखना हो, सिग्नल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 2.5 लाख 2.5 लैक्स इंटू क्या करो 4.355, ठीक है, 4.355। तो आपका क्या NPV आ रहा है पहले बताना मुझे। 4 पॉइंट 8750। हाँ, तो आपका पॉजिटिव NPV आ रहा है 88750, मतलब आपको IRR निकालना है, मतलब NPV 0 चाहिए, ठीक है, इतना समझ में आता है सर। तो आप मुझे बताओ कि NPV 0 लाना है, ये तो पॉजिटिव NPV आ गई, तो मतलब और ज़्यादा डिस्काउंटिंग की ज़रूरत है, राइट।
तो Yes, सर आप sir. क्या करो 20% से डिस्काउंट लगा के देख लो एक बार। ठीक है सर, हम लगा लेते हैं, हम तो एक्सपर्ट है, हमारा तोड़े क्या, हम तो अभी लगा के बता देते हैं सर, हमको तो आता है ये वाली चीज़ तो। ठीक है, तो 2.5 लैक्स इंटू 3.326 लगाओ। 3.326 ही था ना? हाँ. ठीक है, फिर ठीक है। अब ये करके बताओ कितना आ रहा है, इंटू 3.326 माइनस 10 लैक्स। नेगेटिव आ गई है, ये तो बहुत बहुत बताई। 1,68,500। ठीक है सर, हाँ सर, आ गई समझ में। अब आप करो क्या, IRR। तो IRR का फॉर्मूला तो इतना बढ़िया याद हुआ है ना सर, हम आपको क्या बताएं, मज़ा ही आ जाता है। हम तो IRR का फॉर्मूला फेंक के मारते, कुछ ना पूछे तो भी IRR बता देते हैं। इतना बढ़िया समझाया आपने सर, मज़ा आ जाता है। लोअर रेट प्लस NPV एट लोअर रेट अपॉन में NPV एट लोअर रेट माइनस NPV एट हायर रेट इंटू रेट डिफरेंस। मुझे ऐसा वाइब आ रही है कि आप मेरे से पहले करने की फिराक में हो। ऐसा सच है क्या? बोल सकते हैं. है ना? बोल सकते हैं. ये जो स्टूडेंट को जो मज़ा आता है कि एक बार सर टीचर से पहले करके बता दे, हम तो हमारा तोड़े क्या, क्या बात कर रहे हो। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है सर, तो 168,500 यहाँ आ जाएगा और रेट डिफरेंस में आ जाएगा 10। तो अब आंसर कैलकुलेट करके बता दो। 8875। 13.44. एक मिनट, है ना, मैं भी एक बार कर लेता हूँ, डबल वेरीफाई हो जाएगा हमारा आंसर। 88,750 डिवाइड बाय दिस इंटू 10, 13 पॉइंट प्लस 10, 13.45। ठीक है, ओके सर। ये राउंड ऑफ आप थोड़ा ध्यान रखना वंशिता, राउंड ऑफ में आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हो। ठीक है, तो 13.45 हमारा यहाँ पर आंसर आया, लेकिन यहाँ पर 12.978 आ रहा है, जबकि हमारी कोई गलती नहीं है। पर ये क्या होता है, अगर आप हायर डिफरेंसेस लेते हो तो यहाँ आपको नुकसान होता है। यहाँ आपकी NPV देखो, 88,000 का पॉजिटिव में गई, फिर 1,68,000 का नेगेटिव में गई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप छोटे डिफरेंसेस पर करोगे तो आपका आंसर ज़्यादा एक्यूरेट होने के चांसेस है। ठीक है, Okay. ये जो आंसर हमारा चेंज हो रहा है ना, इसका और कोई रीज़न नहीं है। आपने बिल्कुल मेथड वगैरह हर चीज़ सही की है, लेकिन आप शॉर्टर डिफरेंसेस लोगे तो आंसर की एक्यूरेसी ज़्यादा बेटर होगी। ठीक है, तो यहाँ Okay. पर शॉर्टर डिफरेंस इन्होंने 12 और 13 का डिफरेंस लिया बिल्कुल। एक में NPV इतनी पॉजिटिव आ रही थी, एक में NPV इतनी नेगेटिव आ रही थी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपका आंसर ऐसा मैच हो गया। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं, आपकी कोई गलती नहीं, इस आंसर में आपकी कोई 1% गलती नहीं है। बस ये कि आप इतना बड़ा डिफरेंस लोगे तो अप्रोक्सीमेशन के चक्कर में आपका ज़्यादा आंसर आएगा। वहाँ पर 12.98 आ रहा है, यहाँ पर आपका 13.45 पहुंच गया। एक रीज़न ये है, दूसरा रीज़न बताऊं क्या है, कि आपने क्या किया, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 को 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 टाइम्स कर दिया और जो आंसर आया वो लिख दिया GT में। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग है ना, इसी आंसर को ऐसे भी लिखते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय 1.1 क्या आया, लेट से 1 डिवाइडेड बाय 1.1 हमारा आया 0.909। ठीक है, फिर 1 डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 2 क्या आई, ये फिर एक और बार यूज टू करेंगे 0.826। अब इसका टोटल भी लगाते हैं ये लोग। ओके, ये चीज़ भी वहाँ भी अप्रोक्सीमेशन का नुकसान हो जाता है। जैसे इसका आ रहा है 1.736 और हमारा क्या आ रहा है 0.909 प्लस 0.826, ये हमारा 1.735 आ रहा है। मतलब यहाँ पर भी ऐसे पॉइंट्स में डिफरेंसेस अराइज हो जाते हैं। हमने ये GT किया तो GT से हमारा क्या आया 1.736, लेकिन हमने यहाँ किया तो हमारा क्या आंसर आया 1.735। आया समझ में क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. तो ऐसे छोटे छोटे डिफरेंसेस भी नुकसान कर जाते हैं। तो अपने को कोशिश करना है कैलकुलेटर पे सॉल्व करो और जो लोअर मतलब रेट्स हो वो पकड़ो, लोअर डिफरेंस वाली। मतलब कुल मिला के ये जो रेट डिफरेंस है ना, यहाँ पर जितना कम नंबर होगा उतना ज़्यादा एक्यूरेट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है. Okay. आया समझ में क्या बताया? हाँ. ओके, बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है, अब देखो, अब क्या बोला है, एक और बार IRR आपको निकालने की बोला है ना। आई डोंट थिंक अब IRR मुझे सिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक बार 10% से करो, एक बार क्या करो 12% से करो। ठीक है, और जो भी आंसर आएगा उसका IRR लगा दो।
तो ये तो आ गया है ना आपको, आप एक्सपर्ट बन चुके हो आरआर में तो, यस। है ना? कर लोगे ना? हाँ। ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे हम? एट्थ क्वेश्चन करेंगे। एट्थ क्वेश्चन भी हमारा सेम है। देखो ये जो डिस्काउंटिंग रेट यहाँ पर गिवन है, तो एट्थ क्वेश्चन भी आप आराम से मैनेज कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सेम आईआरआर मेथड लगाया हुआ है, देख लो। ठीक है, ओके। ओके। तो आप क्या करो, अब मैं बताता हूँ आपको नाइन्थ वाला क्वेश्चन। ठीक है, नाइन्थ वाले क्वेश्चन में हमारा मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। तो ये वाला थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, इसमें एक ट्रिक भी आपको याद करनी पड़ेगी। वो ट्रिक क्या है मैं आपको बता दूंगा अभी। ठीक है, ओके सर। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, समझना। ये क्वेश्चन है MIRR का। यहाँ पर क्या बोला है? कैलकुलेट करो, डिटरमाइन करो। देखो पहले क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट है 1,36,000, कैश इनफ्लोज वगैरह गिवन है। ठीक है, ये वाले कैश इनफ्लोज हमारे पास गिवन है। ओके सर, ये टोटल हमारा 1,80,000 हो गया। ओके, क्या करो, कैलकुलेट करो, MIRR कंसिडर करो 8% कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अब यहाँ पर क्या होता है समझाता हूँ। ठीक है, ये हमारा है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ऐसे 6 साल है। ठीक है, तो आप IRR में क्या करते हो, जनरली NPV डिस्काउंटिंग वगैरह करते हो तो क्या करते हो, आप सारे इन्फ्लोज को 0th ईयर पे लेके आते हो डिस्काउंट करके, डिवाइड बाय 1.1, डिवाइड बाय 1.1 की पावर 2, डिवाइड बाय 1.1 की पावर 3, राइट? तब इस सारे को डिस्काउंटिंग करते हो। हाँ सर, डिस्काउंटिंग करते हैं। तो ऐसे हम यहाँ पर लाते हैं। अब यहाँ पर MIRR क्या बोलता है कि आप जो पैसा है वो सारे को एक साल में कमाया, तो सब सारे को 0 ईयर पे क्यों ला रहे हो? पहले आप फ्यूचर में और इन्वेस्ट भी तो कर रहे हो। तो MIRR का बोलना है कि सारे पैसे पहले कहाँ जाते हैं? पहले 6th ईयर पर जाते हैं, मतलब ईयर एंड पर। और लास्ट में यहाँ से आपको क्या करना है, एक साथ डिस्काउंटिंग करना है और 0 ईयर पे लेके आना है। क्यों? इसका बोलना है कि ये जो सारा पैसा है ये हम इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करते जाते, पैसा कमाते इन्वेस्ट करते, कमाते इन्वेस्ट करते, कमाते इन्वेस्ट करते हैं, और फिर लास्ट में सारा पैसा भर के लेके आ जाना है 0th ईयर पर। आया समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ? आ गया। ठीक है, पिछली बार समझाया था, शायद उतना बेटर नहीं भी समझ में आया हो, तो अब आई थिंक आ गया होगा, इस बार क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यस सर। ओके। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारा आउटफ्लो हो गया 1,36,000 फिक्स। ठीक है सर, अब बाकी इनफ्लो की बात करो सर। इनफ्लो में हमें क्या करना है वो आप हमें बता दो। तो पहले इनफ्लो लिख दो, 30, 40, 60, 30, 20, ये हो गया। हाँ सर, हो गया। अब एक बार कैलकुलेट करो, हमको 5th ईयर के एंड तक पहुंचना है। तो 5th ईयर का तो 1 ही आ जाएगा सर, 20,000। क्यों सर? क्योंकि 5th ईयर एंड तक पहुंचना है, और 5th ईयर के एंड में ही ये 20,000 रुपये आएंगे। तो सर ये तो फिर बराबर ही हो गया ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, 1 करो, 1 इंटू 1.08 करो, तो ये आपका 1.08 यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो गया। हाँ सर, हो गया। अब क्या करो, 1 इंटू 1.08 इंटू 1.08 फिर से करो, डबल मल्टीप्लीकेशन चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ से यहाँ पहुँचना है। तो अब ये बताना मुझे, ये वाला इंसान क्या करेगा, 1.08 से मल्टीप्लाई करेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% है। ये वाला क्या करेगा, ये वाला 1.08 1.08 दो बार मल्टीप्लाई करेगा, 4 से 5 पे पहुंचेगा, 5 से 6 पर पहुंचेगा। ये वाला इंसान क्या करेगा, ये वाला इंसान 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, मतलब 3 बार 1.08 से मल्टीप्लाई करेगा। ये क्या करेगा, ये इसको 2 से 6 तक पहुंचना है, 1.08 1.08 1.08 1.08। फर्स्ट वाला क्या करेगा, 1.08 1.08 1.08 1.08 5 टाइम्स करेगा। आया समझ में? यस सर। ये मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने हाईवे पे स्पीड ब्रेकर बना दिया। वाइब है ना एकदम, बिल्कुल। ठीक है, तो ये हमारा हाईवे पर स्पीड ब्रेकर बन चुका। बहुत बढ़िया, हमने अच्छा काम किया। FM पढ़ते पढ़ते हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कर दिया, सड़क भी अच्छी बना दी है। ठीक है, तो ये आप एक बार कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे बता दीजिए। कर लो, एक बार कर लो। खुद करोगे तो बेटर रहेगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है, खुद करोगे तो और बेटर रहेगा। मैं यहाँ पर तब स्टूडेंट्स के लिए लिख देता हूँ, 1 इंटू 1.08। जिस स्टूडेंट को समझ नहीं आता है तो आप यहाँ पर देख लेना, समझ में आ जाएगा।
1.08, फिर ये क्या करेगा 1 इंटू 1.08 की पावर, अब ये पावर लगा देगा 3, ये 1 इंटू 1.08 की पावर लगा देगा 4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आया समझ में? Yes, sir. ओके। हाँ, ओके, इतना क्लियर है। तो हमारा क्या आ गया सर, हमारा ये आंसर आ गया है 2,13,000 रुपये। ठीक है, हाँ सर। अब इसको सारे को हमको क्या करना है, डिस्काउंट करके 0th ईयर पे लेके आना है ना सर? तो यहाँ पर ये यहाँ वाली जो जर्नी है, यहाँ वाली, ठीक है, इसको हम या तो IRR मेथड से जा सकते हैं या फिर इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। आपको लिखना है पहले तो 2,13,587, यस सर। और इसको 1,00,000 हमारा आउटफ्लो हो गया, 1,36,000 है, कितना है, 1,36,000 है। हाँ, और ये 1 प्लस आर की पावर कितनी करूँ, कितनी, 5 करूँ। ठीक है, तो 5 बार मेरे को कहाँ करना है, 5 ईयर्स का ये हमारा क्या हो गया, इनफ्लो हो गया। हमको 0th ईयर पर पहुंचाना है सर, तो हम क्या करें, 1 प्लस आर की पावर 5 लिख देते हैं। हाँ सर, लिख दिया। तो अब एक ट्रिक है जो आपको याद हुई है, तो आप मुझे बता दो एक बार। consider कौन सी ट्रिक? वो अंडर रूट वाली हाँ, अंडर रूट वाली। 12 times हम्म, हाँ, याद है। यहाँ पर बता देते एक बार, ये यहाँ पर सेम लिख देते, याद कर लो एक बार और याद कर लो, फिर मुझे बोलना। मुझे तो याद है, आपको एग्जाम लिखनी है तो इसलिए आपको याद करवा रहा हूँ। एक बार याद कर लो, अंडर रूट करना है 12 टाइम्स, फिर क्या करना है आपको, फिर करना है -1, फिर इंटू 1 डिवाइडेड बाय n। n बोले तो n आपका पीरियड हो गया, जितने साल का आपको डिस्काउंटिंग करना है वो वहां पर n लिख दोगे, फिर +1, फिर इंटू इजिकल्स टू कितनी बार करना है, 12 टाइम्स। क्यों? क्योंकि आपने अंडर रूट भी 12 बार किया था, तो ये उसको कैंसल आउट कर रहा है 1 इंटू इजिकल्स टू 12 बार करके, और -1 +1 को कर रहा है, और इंटू 1/n की पावर आपका 1 डिवाइडेड बाय n, आपका पावर वाला n आ गया है यहाँ पे। ठीक है, ओके सर, समझ में आ गई। तो यहाँ पर अब कैलकुलेट करके मुझे एक बार बता दीजिए कि क्या आंसर आएगा। पहले करो 2,13,587 लिखो, डिवाइड में लिखो 1,36,000, आया? क्या आंसर आया? यस सर, क्या आंसर आया? यस सर, नहीं, आंसर क्या आया? 1.70। ओके, अब क्या करो, 12 टाइम्स अंडर रूट दबाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हो गया। फिर -1 करो, यस सर, हो गया। इंटू करो 1/5, एन अपना 5 है, ठीक है। फिर करो +1, फिर करो इंटू इजिकल्स टू, अब 12 टाइम्स, आप गिनो मैं भी गिन रहा हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या आंसर आ रहा है आपका? 9.44%। ठीक है, मेरा भी 9.44% आया। ये ऑलमोस्ट एक्यूरेट है, 9.44%। आप जो लिखोगे ज़्यादा बेटर आंसर होगा, और ज़्यादा एक्यूरेट आप आंसर इनको दे रहे हो। ठीक है, ओके, ओके, समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया। क्लियर है क्या? यस सर, ठीक है, आपका आंसर 1.09, हाँ 9.44 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, ओके सर। अब अगला क्वेश्चन पर जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 10। ये बोलेगा, अब देखना, अब है ना यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन जनरली मुझे नहीं लगता एग्जाम में आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये थोड़े ज़्यादा ही मतलब ऐसे, अब मतलब इलस्ट्रेटिव पर्पज से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एनपीवी मेथड बता दो, आईआरआर मेथड बता दो। अब पूछेगा डिस्काउंटेड पेबैक बता दो, एनपीवी बता दो, आईआरआर बता दो। फिर बोलेगा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बता दो, एनपीवी बता दो, आईआरआर बता दो, और अपना एक और क्या, एमआईआरआर भी बता दो। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में जनरली आने के चांसेस थोड़े से कम हैं। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि करने नहीं है, करने हैं, समझने हैं, पर थोड़े से मतलब इन्वेस्टमेंट जो चैप्टर है हमारा, उसके इलस्ट्रेशंस थोड़े ऐसे हैं कि क्वेश्चंस बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। ठीक है, उसका उतना ज़्यादा वैल्यू रिसीव नहीं हो रही है, क्योंकि हमने इंडिविजुअली कर लिया, तो मुझे नहीं लगता कि डबल डबल हमको रिपीटिशन करना चाहिए। ठीक है,
फिर भी किसी स्टूडेंट को कुछ डाउट आता है तो कमेंट में आप कर देना, और वंशिता आपको कुछ आए तो मुझे बता देना, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें आपको एनपीवी और आईआरआर मेथड दोनों लगाना है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम आगे के जो कैपिटल रेशनिंग और रिप्लेसमेंट डिसीजन है वैसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो वो ज़्यादा बेटर, वो ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करेंगे, मतलब ये क्वेश्चन हम करते जाएंगे पर कुछ ज़्यादा सेंस नहीं बनेगा, हो सकता है थोड़े आपके प्रैक्टिस के लिए रख देंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। ओके। है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 10 आपने कुछ प्रैक्टिस किए थे क्या? जो आपने कराए थे वो एक बार देखे थे ऊपर ऊपर हाँ से। हाँ, तो अभी आज जो हमने पढ़े हैं उससे और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, आई होप। हाँ सर। हाँ, क्योंकि उस दिन मेरा पर्पस था कि थोड़े से आपको एक टच करा दें कि हाँ इन्वेस्टमेंट कैसा है, थोड़ा आइडिया हो जाए। उसके बाद आज का टारगेट ऐसा था कि आज तो बिल्कुल फोड़ के ही रखना है, ठीक है। ओके। अब हमको क्या करना है सर, अब हमको प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी का क्या बोल रहा है कंसिडरेशन, मतलब प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी में हमको डिसाइड करना है क्या करना है। कैश फ्लो एसोसिएटेड विद दिस प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट ए में शुरू में 1 लाख लगेंगे, फिर इतना इतना आएगा, फिर प्रोजेक्ट बी में 3 लाख लगेंगे और इतना इतना आएगा, ठीक है सर। केस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल अज्यूम कर लो 10%, बताओ हमें क्या एनपीवी मेथड और आईआरआर मेथड से कि एक्सेप्ट करना चाहिए प्रोजेक्ट की रिजेक्ट करना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको कैश फ्लो लिखना है प्रोजेक्ट ए का प्रोजेक्ट बी का, एन्युटी फैक्टर निकाल लेना है 10% का, तो 0.909826751, ये तो सर हमें याद हो गया, इतनी बार क्वेश्चन कर लिया है। अब आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है क्या, 50,000 इंटू 0.909 तो ये आ जाएगा, 140 इंटू 0.909 तो ये आ जाएगा। हाँ सर इतना तो आता है। तो आपकी एनपीवी आ गई 25,000 पॉजिटिव, 59,000 पॉजिटिव, मतलब आप दोनों प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर सकते हो क्या, बताओ जरा। हाँ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत मतलब आप सोचो कि ये क्वेश्चन अब मतलब आप खुद ही बोलोगे कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, ठीक है। इतने सिंपल सिंपल हाँ। क्वेश्चन, क्योंकि हमने एक एक सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए हैं। अच्छे अच्छे नहीं बोलूंगा, मतलब ये बोलूंगा कि हर एक कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन कर लिया, वो ज़्यादा बेटर इंटरप्रिटेशन होगा, ठीक है। ओके। अब आपको क्या करना है, एक बार लेना है 20%, है ना, उससे आपको ये सेम कैलकुलेट करना है एनपीवी, ये पॉजिटिव आ गई तो और बढ़ाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमको एनपीवी 0 चाहिए आईआरआर के लिए, राइट। तो हम 25% पर जाएंगे, तो ये एनपीवी 1120 इसकी नेगेटिव आ गई, 15,200 इसकी नेगेटिव आ गई। तो आपको क्या करना है, आपको आईआरआर निकालना है, लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट, मतलब 6450 हमारा 20% लोअर रेट है, ठीक है। फिर हमारा क्या आ जाएगा, दोनों का टोटल नीचे आ जाएगा इंटू 5% रेट डिफरेंस। आपका यहाँ आंसर आएगा 24, यहाँ आंसर आएगा 21। तो आप कौन से प्रोजेक्ट को प्रेफर करने की बोलोगे, सर यहाँ पर हम ए प्रोजेक्ट को प्रेफर करने की बोलेंगे, अदरवाइज ओवरऑल तो दोनों प्रोजेक्ट प्रेफर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रैंकिंग वाइज देखो, प्रोजेक्ट ए इज हायर या बेटर देन प्रोजेक्ट बी, क्योंकि आईआरआर उसका बेटर है। समझ में आया क्या, हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है। मैं भी तो रेट मतलब काफी हाई लिए हुए हैं। इसमें तो इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है ना, आप यहीं पर अगर 20 और मान लो 40 लेके देखो, 20 और 35 या 30 लेके देखो, तो आपका पॉइंट्स में यहाँ पर भी डिफरेंस आ जाएगा। देखो एक बार ट्राई करेंगे, चलो ट्राई कर लेते हैं, आपकी इच्छा के लिए हम ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो 20% का फिगर तो ऑलरेडी गिवन है, हम 30 का फिगर कैलकुलेट एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है। ओके सर, 30 का पीवीएफ @30%, बताओ मुझे क्या आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाय 1.13, ठीक है। 0.769 आ रहा है पहले का, हाँ। फिर दूसरे का कितना आ रहा है 0.592, तीसरा कितना आ रहा है 0.455, ठीक है सर। अब करो यहाँ पर 50, 60 और 40 का मल्टीप्लाई करना है ना, 50,000 इंटू 0.769, ये आपका आ गया 38,450, फिर कितना था 60,000 इंटू 0.592, 35,520, फिर 40,000 इंटू 0.455, 18,200, ठीक है। ओके, अब इन तीनों का टोटल कर लीजिए है 92,170, राइट। तो अब 1 लाख में से 1 लाख ही था ना, हाँ 1 लाख में से 92,170 निकाल दो, 7830। 7830 आ गया, बहुत बढ़िया।
अब इसको एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं प्रोजेक्ट ए को, ठीक है। ओके सर, अब आपका लोअर रेट क्या आ गया सर 20 प्लस लोअर रेट की एनपीवी क्या आ गई सर आपकी, ये तो नेगेटिव था हमारा एनपीवी। लोअर रेट की एनपीवी कितनी थी 6450, राइट। हाँ ओके, अब देखो दोनों को 6450 को और 7830 को प्लस करो, कितना आ रहा है 14280 इंटू 10 करो, आंसर कैलकुलेट करो क्या आ रहा है मुझे बताओ ज़रा। 6450 डिवाइड बाय दिस इंटू 10, 24.51। देखो ये डिफरेंस आ गया, बस मैं ये बोल रहा था आपसे। देखो ये 26 है, ये 51 है, ठीक है। आगे समझ में यस एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग बैठती है, तो एक क्वेश्चन को पकड़ो उसी में खेल करो जहाँ अपने को समझ में आ जाए। अब आई डोंट थिंक आपको इश्यू होगा कि हम हायर डिफरेंसेस क्यों अवॉइड करते हैं, ठीक है। ओके परफेक्ट। तो अब यहाँ पर हम पहले मैं एक बार नज़र घुमा लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं बोलूँगा, आप क्वेश्चन सारे करना, बट मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम छोड़ सकते हैं, आप खुद देख लोगे क्योंकि वो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया। देखो ये एनपीवी आईआरआर सेम क्वेश्चन दे दिया है ना। फिर क्या बोला है आपको, फिर ये एनपीवी आईआरआर सिमिलर क्वेश्चन है, ये आप देख लेना, हो जाएंगे, ठीक है, उसका टेंशन मत लो। नहीं आए तो भी मुझे बता देना, अपन कर लेंगे। फिर क्या बोला है इसने, डिविजिबल पार्ट प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल, एक मिनट देना। हाँ ये क्वेश्चन ठीक है, ये क्वेश्चन हम उठाते हैं फिर। कैपिटल रेशनिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ओके कैपिटल रेशनिंग मतलब क्या होता है, कैपिटल रेशनिंग मतलब ये होता है कि आपके पास लेट से 5 लाख रुपए हैं और आपके पास 5 प्रोजेक्ट है, 4 प्रोजेक्ट है, 3 प्रोजेक्ट है, तो आपको कोई से भी 2 प्रोजेक्ट, कोई से भी 3 प्रोजेक्ट या ओवरऑल सारे प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं। तो आपको जो ज़्यादा फेवरेबल होंगे वो प्रोजेक्ट आपको एक्सेप्ट करना, मतलब लिमिटेड कैपिटल है, कैपिटल इज स्कैर्स लिमिटेड, बट आपके पास क्या है ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो आपको उनमें से ऑप्शंस चूज करने हैं, ठीक है। ओके सर समझ में आ रहा है, हाँ सर आ रहा है, मज़ा आ रहा है, बढ़िया, चलने दो, एक नंबर। ऐसे बोलना चाह रहे हो कि आप, मैंने आपकी अंतरात्मा की बात सुन ली, सही बात है है ना, ठीक है ओके। अब आपको क्या करना है सर, शिवा लिमिटेड इज प्लानिंग इट्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर नेक्स्ट ईयर, ओके सर समझ में आ गया। इट इज़ 5 प्रोजेक्ट्स ऑल ऑफ विच गिव्स पॉजिटिव एनपीवी, अच्छा 15% का पॉजिटिव एनपीवी सारे देते हैं, 15% हमारा कट ऑफ रेट है, क्या है कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है। फिर ये इन्वेस्टमेंट ऐसे गिवन है, इन्वेस्टमेंट ये और ये 5 इन्वेस्टमेंट हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एनपीवी दे दी सीधी, अच्छा आपको क्या दिया एनपीवी दे दी, यहाँ पर इनफ्लोज नहीं दिए हैं कंपनी का। अब 1,20,000 कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है, यहाँ पर देखो, मुझे बताओ जरा यहाँ पर देख के कि आप 1,20,000 इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप सारे प्रोजेक्ट में पैसा डाल सकते हो क्या। सर टोटल कितना रिक्वायर्ड है, 50 प्लस 40 90, 90 प्लस 25 115, और 38 करोगे तो 145, और 35 ऐड करोगे तो लगभग कितना हो रहा है ये 180। तो 180 आपको टोटल इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, लेकिन आपके पास 1,20,000 ही है, तो आपको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट ढूंढ के बताने हैं। ओके सर बता देंगे, क्या बोला, इलस्ट्रेट द रिटर्न्स फ्रॉम द प्रोजेक्ट, ओके विद इन द कैपिटल स्पेंडिंग लिमिट, मतलब कैपिटल स्पेंडिंग लिमिट 1,20,000 की है, तो उसके अंदर बेस्ट प्रोजेक्ट हमें बता दो। प्रोजेक्ट आर इंडिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, एक एक इंडिविजुअली प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं। एंड आर डिविजिबल, मतलब पार्ट प्रोजेक्ट भी एक्सेप्टेबल है, मतलब लेट से यहाँ पर आपने 40,000 लगाया, तो 40,000 से आपको 18,700 रुपये का फायदा हो रहा है, देखना यहाँ पर 40,000 लगाया, 18,700 का फायदा हो रहा है। आपके पास सर 20,000 ही बचे, बाकी प्रोजेक्ट में हमने डाल दिया, तो अब यहाँ पर 20,000 लगा दो, और यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर 9,350 रुपये कमा लो, ठीक है। मतलब पार्ट प्रोजेक्ट भी एक्सेप्टेबल है, आया समझ में, हाँ सर आ गया समझ में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं। नो सर ओके बढ़िया, इन्वेस्टमेंट जितना टफ लगता था उतना तो नहीं रहा ना अब, आई थिंक, मतलब आगे क्वेश्चन आएंगे टफ टफ, वो बात नहीं हो रही है, पर एटलीस्ट कंट्रोल में है अब। हाँ अभी तो है हाँ जब छूटेगा बता देना, फिर पकड़ लेंगे, ठीक है। ओके ओके
अब देखो यहाँ पर एनपीवी के हिसाब से हम रेट करने वाले हैं। तो एनपीवी आपको ये बताना है कि पर अगर हम रुपी लगा रहे हैं, है ना, तो कितना आ रहा है। तो एक बार करो 15.4 डिवाइडेड बाई 50 करो। देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आप देखो तो आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये जो एनपीवी है सबसे ज़्यादा ये है, फिर ये है, फिर ये है, हाँ फिर ये है और फिर ये है, ऐसा लग रहा है। तो मतलब आपके हिसाब से अभी रैंकिंग क्या है, 1 2 नहीं, 1 2 3 4 5, ये रैंकिंग आप बोल रहे हो। yes, लेकिन सर ये हाँ रैंकिंग आप बोल रहे हो, लेकिन आप एक चीज़ समझो, आप अलग अलग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जब ये रैंकिंग आ रही है। तो सर आपको रैंकिंग को दोनों को मतलब दो चीज़ों को आप क्या करते हो, दो चीज़ों को आप अगर इक्वेट करते हो, अगर मतलब कंपेयर करते हो, तो आपको दोनों की क्राइटेरिया सेम बनाने पड़ेंगे। लेट से एक बच्चे ने सीए इंटर कितने महीने पढ़ा, 9 महीने, और एक बच्चे ने पढ़ा 2 महीने, और आप दोनों के स्कोर कार्ड लेके बोल रहे हो देख ये तो कितना स्टूडियस बच्चा है, इसने तो इतना मतलब बहुत अच्छा स्कोर किया है, और ये कितना मतलब बेकार बच्चा है कि इसने स्कोर नहीं किया। सर ये कोई क्राइटेरिया है क्या? दोनों ने जितना पढ़ा उसके बिहाफ पे कंपेयर करो ना। थोड़ा बहुत एक आध महीना कम ज़्यादा समझते हैं, पर आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि सीधा 2 महीना और 9 महीना इतना डिफरेंस तो नहीं हो सकता सर। हाँ सर बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एनपीवी पर रुपी निकालना पड़ेगा। पर रुपी मतलब हर एक रुपए पे कितनी एनपीवी आ रही है। तो आप क्या करोगे, एनपीवी डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट कर दोगे, तो आपका पर रुपी का एनपीवी आ जाएगा सर। तो आप क्या करो, यहाँ पर आप क्या करो, एनपीवी पर रुपी निकालो, पर रुपीज़ 1। तो आप क्या करो, एनपीवी डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट करो, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, पर रुपी निकाल रहे हैं, सो दैट हम कंपेयर कर सके। अभी तो हमारा कंपैरिजन का क्राइटेरिया थोड़ा सा 19-20 हिला हुआ है। ठीक है, ओके। तो आप मुझे करके बताओ क्या आ रहा है एनपीवी पर रुपी। ठीक है, तो आपका शुरू में पहले यहाँ पर अपन यहाँ लिखते हैं, अपन यहाँ पर रैंक के लिए जगह छोड़ रहे हैं, है ना, इतनी सी। ठीक है, तो एनपीवी पर रुपी करो 15,400 डिवाइडेड बाय 50,000 करो, कितना आ रहा है। 0.308 ठीक है, अब दूसरा करो, अब करो, आप मुझे आंसर बता दे चाहो। 0.4675 4675, 468, मतलब आप 3 डिजिट तक बोल देना। ठीक है। 0.404 ओके 0.374 ओके 0.551 अब आप मुझे फिर से रैंकिंग करके बताओ क्या आ रही है सर, इसके बिहाफ पर, इसके बिहाफ पर अब रैंकिंग करके बताओ। फर्स्ट रैंक किसको मिलनी चाहिए? सेकंड सेकंड को मिलेगी फर्स्ट रैंक। फर्स्ट नहीं सर, नहीं लास्ट नहीं, वाले लास्ट वाले को ही मिल रही है, वो तो लास्ट। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन सेकंड रैंक किसको मिल रही है सर? सेकंड रैंक भी सही जने को दी थी आपने, बिल्कुल बढ़िया। थर्ड रैंक किसको मिलनी चाहिए? थर्ड ऑप्शन, थर्ड। थर्ड को सर। फोर्थ रैंक किसको मिलनी चाहिए? फोर्थ मिलेगी फोर्थ को ही। फोर्थ को फोर्थ मिलेगी और इसको फिफ्थ मिलेगी। तो आप मुझे बताओ क्या हम गलत रैंकिंग कर रहे थे क्या? यस सर। क्यों कर रहे थे? क्योंकि हम ऑलरेडी एनपीवी देख रहे थे, हम ये नहीं देख रहे थे कि इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा है। तो दोनों को इक्वेट किया, इक्वेट करके फिर हमने फिगर आउट किया कि 52341 हमारा ये वाला आंसर आया है। मेरा आंसर और बुक का आंसर सही है, मतलब मैंने यहीं से देख के किया है, ऐसा बोलना चाह रहे हो आप? नहीं नहीं। ठीक है ठीक है, ओके। अब देखो, अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके पास 1,20,000 है, तो आप कैसे इन्वेस्ट करोगे आपको वो करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप सर यहाँ पर सारा पैसा किस में डालोगे, पहले 35 ई में डालो, फिर बी में डालो, फिर सी में डालो। तो आप पहले पैसा डालो 35, कैलकुलेट करो कैलसी पे, 35 प्लस 40 प्लस 25, आपका कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। यस सर। ओके, तो ये तो फुल प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, ओके। अब देखो, अब यहाँ पर डिसीजन आ गया है इसमें और इसमें, यहाँ पर लगाने पड़ रहे 50, यहाँ पर लगाने पड़ रहे हैं 30। ओके, समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया, चलने दो।
ठीक है सर, ये वाली कहानी हो गई। अब आप एक चीज़ समझना, हम हमेशा फोर्थ और फिफ्थ में ऑप्शन दिया जाएगा तो हम फोर्थ को ही चूज करेंगे ना, क्योंकि पार्ट प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है। हाँ सर एक्सेप्टेबल है। तो आप क्या करो, 30 बचा है, आप 20 यहाँ इन्वेस्ट कर दो। कर सकते हैं क्या? ओके। हाँ। क्योंकि पार्ट प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है, क्वेश्चन ने बोला है सर। ये देखो मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आप क्या करो, बाकी का 20 यहाँ पर डाल दो। 7.5 इसका भी रेशियो निकाल लेना एनपीवी का। कैसे? अभी इसका 30 डाल के 11,000 कमा रहे थे, तो 20 डाल के कितना कमाएंगे? मतलब 2/3 कर दो, 11,200 इंटू 20,000 डिवाइडेड बाय 30,000। कितना आया आंसर? 7467। ओके, कितना आया आंसर? 7467। ठीक है, तो यहाँ पर आओ, यहाँ पर 7467 लिख दो। 7.5 लिख दिया राउंड ऑफ करके। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया क्या सर? हाँ सर, मेरे को बहुत अच्छे समझ में आ गया, मज़ा आ गया, एक नंबर पड़ा है। ओके ग्रेट। फिर आ जाओ, प्रोजेक्ट ए शुड बी रिजेक्टेड एंड ओनली 2/3 ऑफ प्रोजेक्ट डी कैन बी अंडरटेकन। क्यों? क्योंकि लिमिटेड आपके पास क्या है? लिमिटेड आपके पास क्या है? कैपिटल। इफ द प्रोजेक्ट्स आर नॉट डिविजिबल, अगर प्रोजेक्ट डिविजिबल नहीं होते तो क्या करते हैं? प्रोजेक्ट डिविजिबल नहीं होते तो हम क्या करते हैं सर, हमें बताना। हम यहाँ पर तीन, देखो प्रोजेक्ट हमारे पास थे ई बी सी और ई बी डी, तीन ऑप्शन थे हमारे पास। क्या? ई बी तो फाइनल है। क्यों सर? क्योंकि इनमें हमारा जो, वो क्या बोलते हैं, फर्स्ट सेकंड रैंक है। अब थर्ड और फोर्थ में से ही चूज करेंगे ना, कि थर्ड को लेना है कि फोर्थ को लेना है। यहाँ पर ऐसा केस बता रहा है कि पार्ट प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल नहीं है, उस केस में क्या करना है? तो अब ई और बी तो हमारे फाइनल है। क्यों फाइनल है सर? क्योंकि ये हमारे फर्स्ट और सेकंड रैंक है, तो उनको थोड़ी छोड़ेंगे, वो तो हायर एनपीवी दे रहे हैं। सी और डी में से हमको डिसीजन लेना है सर। तो सी के साथ जाके देख लो एक बार, तो इन तीनों का टोटल लगाओ कितना आ रहा है। 19.3 प्लस 18.7 प्लस 10.1, आपका फिगर आ रहा है 48.1। यस सर, समझ में आ गया। लेकिन अब यहाँ पर ये 7.5 नहीं है, ये एक्चुअल में तो 11 पॉइंट क्या था, 11 पॉइंट हमारा 2 था, है ना? देखो एक बात समझना, आप यहाँ पर अब क्या कर रहे हो, पूरा पैसा डाल सकते हो। तो 35 डालो, 40 डालो, और यहाँ पर 30 डालो, तो आपका 105 का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मतलब आराम से डुएबल है। समझ में आ रहा है? 35, 40 और यहाँ पर 30 का इन्वेस्टमेंट कर दो, तो 105 का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। प्रोजेक्ट सी को छोड़ देते हैं एक बार, तो कितना आ रहा है? 105 का इन्वेस्टमेंट है, हमारी कैपेसिटी 120 की है, तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अब आप इन तीनों का टोटल लगा के एक बार देखो कितना आ रहा है। 19.3 प्लस 18.7 प्लस 11.2। 49.2। ओके, यहाँ इन्वेस्टमेंट है 100 या इन्वेस्टमेंट है 105। तो आप मुझे बताओ, प्रोजेक्ट अगर नॉन डिविजिबल है, अनडिविजिबल है, ठीक है, तो आपका क्या आंसर आएगा? कौन सा चूज हमें करना चाहिए, आप मुझे बताओ। सेकंड वाला ऑप्शन। क्यों? क्योंकि ज़्यादा एनपीवी मिल रही है। हाँ। बस क्वेश्चन खत्म। आ गया समझ में? हाँ सर आ गया, मज़ा आ गया, हाँ सर आ गया। ठीक है, ओके। इलस्ट्रेशन 14 हमारा कौन सा है? हमारा आईआरआर वाला है, कर लोगे आप, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर रुक जाओ एक बार, क्लास ओवर। क्या बोल रहे हो? क्लास ओवर होने वाली है। अच्छा, लेस देन 1 मिनट हो गया क्या? मैं आपको फिर से लिंक भेजता हूँ। ठीक है। ओके, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा अच्छा है, तो इस क्वेश्चन को हम अभी कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी बच्चा क्वेश्चन मतलब हमारा पूरा देख के जाए, लेक्चर यहाँ से छोड़े मत। ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, आराम से मैनेज हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा।
Okay, illustration number 14. Just a minute, let her come. और क्या क्वेश्चन है, ये आप कर लोगे आराम से, इजी क्वेश्चन है। 16 भी डुएबल है, हो जाएगा। 17 में क्या है, 17 भी डुएबल है, हो जाएगा। अब सीधा हम 18th क्वेश्चन करेंगे। 18th विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। 14th एक बार दिखा देता हूँ, फिर 18th हमारे 2 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है। Okay. ब्रेक अभी चाहिए क्या, कि अभी तो कोई ब्रेक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन वालों के लिए तो ब्रेक ऑटोमेटिक हो जा रहा है। जैसे आप बाहर निकलते हो, आप अंदर आते हो, तब तक उनका ब्रेक ही रहता सही बात है ना। आपका क्या कहानी है, अभी चलने दे थोड़ा सा और। आई थिंक हम 20-25 मिनट में ओवर कर सकते हैं इसको, हाँ ठीक है ना। है ना। ओके, और क्वेश्चन जो जो मैं छुड़वा रहा हूँ ना इसमें, वो आप आराम से कर लोगे, मेरे को इतना भरोसा है, क्योंकि उनमें पूछ ही यही रहा है, एनपीवी आईआरआर ये सब भी पूछ रहा है, तो आप आराम से उनको कर लोगे। जो जो यूनिक क्वेश्चन है वो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, तो बात ही नहीं, ठीक है। ठीक है। ये है हमारा क्या, ये जो वर्ड्स अगर आ जाते हैं एग्जाम में, तो हमको ध्यान रखना है क्या क्या पूछ रहा है, वो हम देख के चल रहे हैं। देखो, आर आर प्राइवेट लिमिटेड क्या बोल रहे हैं, कंसिडरिंग मॉडर्नाइजिंग इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटी एंड इट हैज टू प्रपोजल। मतलब 2 ऑप्शन है, ये प्रोडक्शन फैसिलिटी और मॉडर्नाइज करना चाह रहा है और इनोवेट करना चाह रहा है, अच्छा अपने आज के टाइम के हिसाब से बनाना चाह रहा है। एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज जो है वो कितने हैं, 12% डिस्काउंटिंग रेट के हिसाब से एनपीवी बताया है, और आईआरआर के हिसाब से आईआरआर यहाँ पर गिवन है। ओके सर, आईआरआर भी गिवन है, समझ में आ गया। सर प्रोजेक्ट ए में 40 लाख, प्रोजेक्ट बी में 20 लाख, मतलब 40 प्रोजेक्ट ए में डालो, प्रोजेक्ट बी में 20 लाख डालो। लेकिन सर एक चीज़ बताओ, ये तो 6 साल तक चल रहा है, और ये हम कंपेयर करें तो सर 3 साल तो चल ही नहीं रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये करेंगे कि कॉमन लाइफ मेथड या रिप्लेसमेंट चेन मेथड करके एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ओके सर, समझ में आ गया। तो इसमें हमको क्या करना है, इसमें एक प्रोजेक्ट है 6 ईयर्स का, दूसरा प्रोजेक्ट है 3 ईयर्स का, तो हमको दोनों की लाइफ को इक्वल करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि एक बच्चा सी इंटर वाला 9 महीने पढ़ रहा है, एक 2 महीने पढ़ रहा है, तो आपको क्या उसको कंपैरिजन नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि सर अलग अलग बच्चा पढ़ा है, अलग अलग टाइम पीरियड तक पढ़ा है, तो उसको आप कंपेयर कैसे करोगे, तो आपको लाइफ इक्वल करनी पड़ेगी, ठीक है सर। ओके। तो यहाँ पर 3 ईयर्स वाले के पास सेकेंड अपॉर्चुनिटी होगी प्रोजेक्ट बी में कि फिर से एक बार और इन्वेस्ट कर दें। तो ये शुरू में देखना, शुरू में 0th ईयर में 20 लाख उसने डाले, 7 लाख कमाए, 13 लाख कमाए, 12 लाख कमाए, 20 लाख फिर से डाले यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर क्यों डबल क्यों डाल रहा है सर, क्योंकि 3 साल तक की इसकी लाइफ है, तो इसको डबल अपनी लाइफ बढ़ानी पड़ेगी। क्यों बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके तो प्रोजेक्ट ए से कंपेयर कर पाएगा, और इन्वेस्टमेंट भी उसका 40 लैक्स था, इसका 20 लैक्स ही था, तो इन्वेस्टमेंट भी डबल हो जाएगा। ठीक है सर, 20 लैक्स बढ़ा दिया, फिर 7 लाख कमाए, फिर 13 कमाए, फिर 12 कमाए। ओके, यस सर। आया समझ में, हाँ सर आ गया। अब इसकी एनपीवी निकालनी पड़ेगी हमें फिर से, ठीक है। आईआरआर हमारा फिर से निकालना पड़ेगा। तो ये एनपीवी और आईआरआर तो आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको कॉन्सेप्ट यही समझाना था कि अगर क्वेश्चन में मान लो आपको एक प्रोजेक्ट दे दे, दूसरा प्रोजेक्ट दे दे, और एक की लाइफ मान लो कम दे और एक की लाइफ ज़्यादा दे, तो आपको क्या करना है बताओ ज़रा। एक की लाइफ कम दे और एक की लाइफ ज्यादा दे, एनपीवी के अकॉर्डिंग सिर्फ देखना है ना जिसमें से ज्यादा रिटर्न मिल जाओ। नहीं नहीं, एक की लाइफ यहाँ पर कम दी, यहाँ पर देखो आप, तो यहाँ पर अपने को डबल इन्वेस्ट करना है, और यहाँ पर ये इनफ्लोस फिर से यहाँ पर आ जाएंगे 7, 13 और 12,
ये जैसे यहाँ पर किया, ये बता रहा हूँ मैं, ये वाला पार्ट बता रहा हूँ, ठीक है। है ना? ऐसे करना है अपने को, ठीक है? मतलब दोनों की लाइफ इक्वेट करेंगे तभी तो कंपेयर करेंगे। हाँ सर, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जैसे इसकी क्वेश्चन में सीधा यहाँ पर दे दी मॉड्यूल वालों ने कि एनपीवी कितनी 8,82,000 आएगी और यहाँ पर आईआरआर कितना आएगा 25.2% आएगा। तो आप मुझे बताओ, देखो यहाँ पर एनपीवी 8 लाख आ गई इसकी और आईआरआर इसका 25 सेम रहा आईआरआर। तो क्यों आईआरआर सेम क्यों रहेगा सर? क्योंकि आप मुझे बताओ रिटर्न तो उतना का उतना ही आ रहा है ना, तो इसलिए आईआरआर आपका सेम रहेगा। हाँ सर, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक और चीज़ करनी है कि एनपीवी आपकी बढ़ गई, एनपीवी आपकी 8 लाख हो गई, पहले कितनी थी एनपीवी आपकी 6 लाख, है ना? तो मतलब कहीं ना कहीं आपकी एनपीवी बढ़ गई, तो इसलिए प्रोजेक्ट बी जो है अपीयर्स टू बी मोर अट्रैक्टिव, मतलब प्रोजेक्ट बी अब अच्छा हो गया। पहले प्रोजेक्ट ए अच्छा लग रहा था 6 लाख और 5 लाख में, देखो अब यहाँ पर एनपीवी जो प्रोजेक्ट बी की वो कितनी हो गई, वो हमारी हो गई 8 लाख। तो प्रोजेक्ट बी साउंड्स बेटर, लुक्स बेटर, ठीक है। ओके। आपको बस यही करना है, एनपीवी आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे, अपना वो कंसर्न नहीं है। पर आपको लॉजिक समझ में आया कि लाइफ बढ़ने से आपको दिख क्या रहा था, पहले प्रोजेक्ट ये अच्छा है लेकिन लाइफ बड़ी, कॉमन लाइफ मेथड लगाई, रिप्लेसमेंट वाली मेथड लगाई, तो हमारा क्या आंसर आया, हमारा सर बी बेटर निकल गया। ओके। ओके सर, आ गया समझ में, ठीक है। अब दूसरा क्या बोल रहा है ये पता है, इक्विलाइज्ड एनुअल क्राइटेरियन, मतलब आपको एनुअलाइज जैसे क्या होता है, इक्विवेलेंट एनुअलाइज्ड क्राइटेरियन, मतलब आप एक साल में कितना कमा रहे हो ये बता दो। तो ये इसका बोलना ऐसा है कि जैसे 12% पर आपने कितना 6 साल में कमाया, हाँ सर, तो आप क्या करो, लिखो कैलकुलेटर पर आ जाओ, 1/1.12 करो, क्या यस सर। इसको 6 टाइम्स करो, फिर जीटी करो, 1 2 3 4 5 6, कितना आंसर आया? 4.111। ठीक है, तो 6 लाख लिखो, यहाँ पर ये लिखो, पहले एनपीवी कितनी आ रही, 649,094, है ना? यस सर। अब इसमें पर ईयर की एनपीवी निकालनी है, तो पर ईयर की एनपीवी निकालने के लिए डिवाइड बाय 4.111 करेंगे, राइट? क्यों? क्योंकि पर एनम निकालना है ना? हाँ सर, पर एनम निकालना है, समझ में आ गया। आगे तो बताओ क्या करना है, आगे बता रहा हूँ, बिल्कुल देखते जाओ। 649,094 डिवाइड बाय 4.111, तो आपका आंसर आता है पर एनम आपकी एनपीवी आ गई 157,892, 89। ठीक है। हाँ। 89, हाँ मतलब 892 कर लो, ठीक है। ओके, फिर दूसरा क्या हुआ सर, दूसरा बताना। ये तो आपकी ये इतनी आ गई, अप्रोक्सीमेट फिगर है, चल जाएगा। फिर आप इसमें करो, तो आपका यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे 515,488। सर अभी तो आपने बोला था कि 8 लाख एनपीवी है, सर वो कॉमन लाइफ मेथड का फॉर्मूला समझाने की बोला था, अभी इक्विवेलेंट एनुअलाइज्ड क्राइटेरिया समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए एनपीवी हमारे 515 लेंगे, पुरानी एनपीवी हम पढ़ते हैं ना, केस 1 केस 2 केस 3, तो ओल्ड फिगर से यूज़ करते हैं, राइट? तो हम लिखेंगे 515,488, ठीक है। ओके, लेकिन इसका फिर आप बताओ मुझे, 1/1.12 करो 3 टाइम्स, तो क्या आपका वो आ गया पीवीएफ क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर क्या आ जाएगा मुझे बताओ। 1/1.12, 1 2 3, जीटी करो, कितना आ रहा है 2.402, ठीक है। अब कैलकुलेट करो, 515,488 डिवाइड बाई 2.402, हमारा आंसर आया 2,41,000, नहीं 2,14,608। 620। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतना चलता है, ठीक है। ओके, तो आपका कौन सा प्रोजेक्ट बेटर हुआ मुझे बताओ। सेकंड। सेकंड, बी वाला। आगे समझ में। मतलब कभी भी आपके पास अगर लाइफ कम ज़्यादा हो तो आपको कैसे दो मेथड से कैलकुलेट करके बताना है। एक मेथड है कौन सी, कॉमन लाइफ मेथड या रिप्लेसमेंट चेन मेथड, जिसमें आपको लाइफ बढ़ा देनी है, ये हो गया, इससे आपका एनपीवी बढ़ के आ जाएगा। दूसरी मेथड कौन सी है, इक्विवेलेंट एनवलाइज्ड रिटर्न मेथड, उसमें क्या होगा, क्राइटेरिया मेथड, ठीक है। उसमें क्या होगा, आपको पहले को 6 साल की एन्युटी फैक्टर से डिवाइड करना है, मतलब पर एनम निकाल रहे हैं, दूसरे को 3 साल की, क्यों, क्योंकि उसका भी पर एनम वो तो 3 साल का ही है ना दादा, उसको 6 साल से थोड़ी डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो आपका ये आंसर आ गया, मतलब ये हमारा एनपीवी बेटर हो गया। यस सर, आ गया समझ में, ठीक है।
क्लियर? इसमें कुछ डाउट? नो सर। अच्छा था क्वेश्चन? अच्छा था। अच्छा था, नया था, मजा आया, है ना? अब बाकी ये क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, इट्स नॉट अ बिग डील, है ना? तो हम सीधा ये देखो, ले आईपैड खुद बोल रहा हो गया सर, मैं जाऊं? दादा रुक जाओ थोड़ा। इसको मैसेज ज़्यादा जल्दी है। ओके सर, अब देखना है क्वेश्चन, समझना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा सेम क्वेश्चन हमारा TYK में भी आएगा, ठीक है? ये इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट डिसीजन क्वेश्चन। इस टॉपिक का नाम है रिप्लेसमेंट डिसीजन। तो मैंने आपको अभी तक जो समझाया, एक बार और मैं आपको रिकनेक्ट करवा दूंगा, ठीक है? यहाँ पर देखो, प्रॉफिटेबिलिटी आ गया, डिस्काउंटेड पेबैक अभी नहीं आया है, आगे क्वेश्चन में कहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। सी फेड हमने समझ लिया, क्वेश्चन भी कर लिया। फिर पेबैक पीरियड हमने समझ लिया, क्वेश्चन भी कर लिया। फिर हमने डिस्काउंटेड पेबैक अभी नहीं आया है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आ गया, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आ गया, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आ गया। इतना सब क्लियर है? हमको सिर्फ डिस्काउंटेड पेबैक पढ़ना है, ये वाला। ओके, उसके अलावा हमको लगभग सभी हमने कर लिया है, कोई दिक्कत नो सर। है ना? कुछ नया रिप्लेसमेंट डिसीजन हम पढ़ रहे हैं, कैपिटल रेशनिंग भी हमने पढ़ लिया है कि प्रोजेक्ट डिविजिबल है, अनडिविजिबल है। रिप्लेसमेंट चेन मेथड पढ़ ली है। इक्वलाइज्ड अपना क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट एनवलाइज्ड क्राइटेरिया हमने पढ़ लिया है, ठीक है? अब रिप्लेसमेंट डिसीजन पढ़ लेते हैं और हमारा आज का जो लेक्चर है वो उसको इतिश्री करते हैं, समाप्त करते हैं। ये हमको लगेगा 10 से 15 मिनट, अच्छे से समझना, कुछ डाउट आए तो पूछना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ओके सर, ओके। आप नहीं बोलो थोड़ी देर में तो मैं खुद ही बोल लेता हूँ। चलो आगे तो बढ़ना ही है ना? ठीक है। HMR लिमिटेड इज कंसिडरिंग रिप्लेसिंग अ मैनुअली ऑपरेटेड ओल्ड मशीन। अच्छा, रिप्लेसमेंट हो रहा है पुरानी मशीन का। फुली ऑटोमेटिक न्यू मशीन, मतलब ऑटोमेटिक मशीन लेके आ रहे हैं, ठीक है? ओल्ड मशीन जो है वो फुल डेप्रिशिएटेड हो गई है, बुक वैल्यू उसकी 2,40,000 थी, ठीक है? मशीन जो है उसमें प्रॉब्लम्स आने लगी है और उसका क्या है, 30,000 से ज़्यादा वो यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाती होगी, ठीक है? इट विल हैव नो रियलाइजेबल वैल्यू आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब कोई रियलाइजेबल वैल्यू उसकी नहीं रहने वाली है। कंपनी को ऑफर आया है, अब देखना आप, कंपनी को बहुत शानदार ऑफर आया है कि 1,00,000 रुपए में हम आपकी ओल्ड मशीन ले लेंगे। क्या बात है! मतलब यहाँ पर देखो, 30,000 रुपये से ज़्यादा आज की करंट मार्केट वैल्यू नहीं है उसकी। ये 30,000 रुपये से आज की करंट मार्केट वैल्यू उसकी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमको ऑफर आया कि 1,00,000 रुपये में हम ले लेंगे अगर आप नई मशीन हमसे लोगे तो। उसका प्राइस है 4,50,000। तो 4,50,000 दो, 1,00,000 आपकी पुरानी मशीन का ले लो, तो आपको नेट इफेक्टिव क्या कॉस्ट पड़ी मुझे बताना जरा। 4.5 लाख में नई मशीन आई, 1,00,000 की पुरानी मशीन चली गई, तो हमको नेट नेट कितने में पड़ी? 3.5 में पड़ी। बहुत बढ़िया, सही आंसर, जवाब। आप जीतते 7 करोड़, ठीक है? अब करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि सीए इंटर की रियलिटी चेक भी तो देना है ना? एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ न्यू मशीन कितनी है? 10 ईयर्स। सैलवेज वैल्यू कितनी है? 35,000। बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आपको क्या करना है, कंपनी फॉलो कर रही है स्ट्रेट लाइन मेथड पहले टैक्स पर्पसेस के लिए, लेकिन अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फॉलो करनी है और 7.5% उसका रेट बता दिया, ठीक है सर? तो आप मुझे सबसे पहले बताओ, आपका डेप्रिसिएशन का बेस क्या हो जाएगा? मैंने आपको बताया ना, डेप्रिसिएशन बेस क्या होता है? क्या होता है? जो भी आप जिस पे, हाँ, माइनस सैलवेज वैल्यू। देखो आप एक चीज़ समझना, SLM में सैलवेज वैल्यू माइनस करते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना WDV में नहीं करते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन ने यहाँ पर WDV बोला है, तो कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है? ओके सर, फॉर डेप्रिसिएशन इसको याद कर लेना, क्योंकि ऐसी गलतियाँ एग्जाम में अपने को नहीं करनी है, ठीक है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये अगर समझ में आ गया तो आपको मतलब इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा ग्रिप बन जाएगा, ठीक है? और बहुत अच्छा इसलिए बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं है कि टफ है। फोर तो अपन देंगे उसको, वो टेंशन नहीं है, ठीक है? यस सर, समझ में आ गया। अब देखो, यहाँ पर ये दे रखा है, सेल्स है, मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, वेरिएबल ओवरहेड है, सारे खर्चे दे रखे हैं, ठीक है सर? अब मुझे बताओ, PBT दे रखा है ये वाला। अब आपको क्या करना है, आपको पुरानी मशीन में दे रखा है और नई मशीन में दे रहा है, तो आपको यहाँ पर पूरा पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, आपको सिर्फ इंक्रीमेंटल पे आंसर देना है।
इंक्रीमेंटल क्या होता है सर? एडिशनल और कुछ क्या हो रहा है, ठीक है, आपको सिर्फ एडिशनल पार्ट पर आंसर करना है। तो लेट से 3,24,000 आपका पुरानी मशीन से पीबीटी आ रहा था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नई मशीन से पीबीटी कितना आ रहा है? 3,87,000। मतलब आपको कितना फायदा हो रहा है मुझे बताओ जरा, यहाँ पर बताओ। ओल्ड मशीन, न्यू मशीन, ठीक है, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे पीबीटी कितना आ रहा है यहाँ पर? 3,24,750 और यहाँ पर आ रहा है 3,87,250। तो इंक्रीमेंटल आपको कितना फायदा हुआ ये आपको मुझे बताना है। 62,500। लेकिन सर इसमें तो डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा सर, क्योंकि आप तो क्या करते हो, आप तो डेप्रिसिएशन लेके चलते हो ना? हाँ सर बिल्कुल चलते हैं, तो डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देते हैं। हाँ सर कर दीजिए। अब मुझे बताना यहाँ पर है ना, पुरानी स्कीम में तो आपका 24,000 का डेप्रिसिएशन है। हाँ सर पुरानी स्कीम में आपका 24,000 का डेप्रिसिएशन है, लेकिन नई स्कीम में कितना होगा? करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर। हाँ आएगा स्टेप आएगा, टेंशन नहीं लो, टेंशन नको, ठीक है। है ना? तो अब नया डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है सर? नया डेप्रिसिएशन 41,000। ओके, तो यहाँ पर 41,000 आप डेप्रिसिएशन लिख दो। तो आपका डेप्रिसिएशन में एडिशनली कितना खर्चा हुआ? 24 माइनस 41,500, 17,500। यस सर। अब देखो आपका फाइनल पीएटी कितना आया, सॉरी पीबीटीडी कितना आया? पीबी प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस कितना आया बताओ जरा? 340। हाँ 750। ओके, अब दूसरा कितना आया? 387 टू 428,750। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है? 28, 48, 20 का डिफरेंस 80, 80,000 आपका डिफरेंस आ गया। ओके सर, मतलब आप यूँ समझ लो कि आपका 80,000 इंक्रीमेंटल बेनिफिट मिल रहा है नई मशीन लाने से। ये आया समझ में? यही टफ है बस इसमें, ये समझ लिया ना तो आपने क्रैक कर ली कहानी, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया कि 80,000 कैसे आया? है ना, इजी था। आपने सिर्फ डिफरेंस कैलकुलेट किया। ये इंक्रीमेंटल बोले तो न्यू माइनस ओल्ड, ठीक। ओके सर, अब आपको क्या करना है? अब बहुत इजी हो गया क्वेश्चन, बहुत बहुत बधाई आपने इतना कर लिया, ठीक है। हाँ जी सर, अब आपको यहाँ पर लिखना है इंक्रीमेंटल एनपीवी कैलकुलेट करना है। पॉजिटिव हो एक्सेप्ट कर लो, नेगेटिव हो क्या कर लो? यस सर, ठीक है। अब आपको प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस ये लिख दिया 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80। फिर क्या लिखा? 80, 80, 80। 10 साल के लिए कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था कि 10 साल के लिए हमें चलानी है मशीन, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ था, दिख रहा है? ओके, तो आपने 10 साल के लिए ये लिख दिया। अब आप मुझे बताओ, पहले आप क्या करो, आप यहाँ पर डेप्रिसिएशन लेस करो। अब वहाँ पर डेप्रिसिएशन ये तो अकाउंटिंग पर्पसेस वाला अपने को दे दिया, ये वाला, है ना? तो अपन ने एडबैक कर दिया। तो अपने को लेस कितना करना है डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन अपने को लेस करना है जो एक्चुअल हमारा होता है, ठीक है। फिर बाद में फिर से ऐड कर देंगे, वो टेंशन मत लेना। पर अभी लेस करेंगे, क्यों? क्योंकि सर टैक्स भी तो निकालना है ना? तो आपने क्या करना है, आपने 3,50,000 पे 7.5% की रेट से डेप्रिसिएशन लगाना है ना? तो लगाओ एक बार, 3,50,000 इंटू 7.5% कितना आ रहा है? 250 आ गया, करेक्ट। ठीक है, अब WDV है तो आपको क्या करना है, माइनस इज टू करना है क्या? 3,50,000 इंटू 7.5% माइनस इज टू, तो आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई। फिर इंटू क्या करोगे? 7.5%, कितना आ गया? 24,281। फिर माइनस इज टू करोगे तो आपकी वैल्यू आ गई 299, है ना? फिर इंटू करोगे 7.5% तो आपका आ गया 22,460। फिर माइनस इज टू करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 277। समझ में आ रहा है क्या हो रही है?
हाँ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डिप्रिसिएशन आप कैलकुलेट कर रहे हो, इजी है। ओके सर, आगे समझ में। तो आपने क्या किया, इसमें से 80 में से 26 निकालो तो पीबीटी आ गया सर। अब 30% पीबीटी निकाल दो, मतलब टैक्स निकाल दो, तो आपका क्या बचता है, आपका बचता है देखना 53,750 माइनस क्या करना है 16,125 करना है, तो आपका आंसर आता है 37,625 रुपीज़। एम आई राइट और एम आई राइट? यस सर। ओके। अब देखना, ये तो आ गया क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, लेकिन इसमें से डिप्रिसिएशन भी ऐड करना है, तो इसमें ऐड करो 26,250, तो आपका आंसर आ गया 63,875, करेक्ट। यस सर। तो इसमें एक स्टेप और दिखा सकते थे कि पीएटी कैलकुलेट करते फिर डिप्रिसिएशन ऐड करते, इन्होंने डायरेक्ट कैश इनफ्लोज लिख के ऐड कर दिया। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ओके। अब क्या करो, अब पीवीएफ एन्युटी फैक्टर में मल्टीप्लाई कर दो। ओके सर, तो आप 63,875 इंटू 0.909 करोगे तो क्या आंसर आएगा 58,062। फिर ऐसे ही 63,284 में मल्टीप्लाई करोगे 0.826, तो क्या आंसर आएगा 52,272। आया समझ में? हाँ सर, आ गया। तो आपको ये टोटल करना है तो कितना आएगा 3,81,102 रुपीज़। यस सर। अब ऐड करो सेल्वेज वैल्यू, वो कौन कब मिलेगी, 10th ईयर में। 10th ईयर में कितनी मिलेगी सर, 10th ईयर में 35,000 मिलेगी 10 ईयर्स में। आया समझ में? ओके सर। तो क्या बोल रहे हो? नहीं सर, वही वॉइस वीडियो इधर उधर हो रही है। अभी ठीक है? ठीक ठीक है मतलब। हाँ चलो, ठीक ठीक है, इज अ गुड रिव्यू, है ना। बस खत्म होने वाला है, 2-4 मिनट की बात है ना। तो आपने क्या करना है, इसकी सेल्वेज वैल्यू निकालोगे 10th ईयर का, ठीक है। तो 10th ईयर में 0.386 अपना एन्युटी फैक्टर है, अपना पीवीएफ फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। उसमें क्या करो 35,000 इंटू 0.386, तो इसकी वैल्यू आ गई 13,000 रुपये। तो टोटल आपका अमाउंट क्या आ गया, टोटल अमाउंट आ गया 3,94,000 आपका आ गया। और आपका इन्वेस्टमेंट कितना था सर, इन्वेस्टमेंट था 3,50,000। तो आपकी पॉजिटिव इंक्रीमेंटल एनपीवी कितनी आ गई 44,000। मतलब प्रोजेक्ट अच्छा है, इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर साल ये हमको ओवरऑल ये हमको 3,94,000 देगा, 3,94,000, और हमारा खर्चा है 3,50,000। तो मतलब 44,000 का हमारा बेनिफिट है। आया समझ में? तो क्या बोला आंसर, सिंस द इंक्रीमेंटल एनपीवी इज पॉजिटिव द ओल्ड मशीन शुड बी रिप्लेस्ड। अच्छा लगा क्वेश्चन, समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को आप खुद लिख के प्रैक्टिस करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस नहीं की तो क्वेश्चन अपने से एग्जाम में बनेगा नहीं, ठीक है। 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को लिखना, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। ऐसे क्वेश्चन अपना TYK में भी गिवन है, और ऐसा क्वेश्चन RTP MTP में भी आया हुआ है। तो अपने को रिप्लेसमेंट डिसीजन अच्छे से करना है। सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे अभी तक का इलस्ट्रेशन का, ठीक है। अभी तक जो इलस्ट्रेशन थे ना, वो इलस्ट्रेटिव पर्पस ज़्यादा थे, मतलब वो एग्जांपल दे दे के समझा रहे थे। ये क्वेश्चन कैसा प्रॉपर एग्जाम लेवल का क्वेश्चन आया, ठीक है। तो अपने को समझ में आ गया, क्लियर है? कोई डाउट है क्या? नो सर। ओके, चलो बढ़िया। अब हम कल क्या करेंगे, हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है। वो भी 14 क्वेश्चन है, उसमें भी जो जो सिमिलर होंगे वो हटा देंगे, बाकी हम सारे करने वाले हैं। आए समझ में? कर लें, आगे बढ़े, आगे मतलब लेक्चर एंड करें, है ना। ओके। किसी स्टूडेंट को कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो 9630902017। अब तो मैंने यहीं पर लिख भी दिया, इस साइड लिखा है, इस साइड, ठीक है, इस साइड। तो यहाँ पर आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कुछ डाउट हो तो। वंशिता, आपको भी कुछ डाउट हो तो मुझे और टेक्स्ट कर देना। आप थोड़ा सा आज इन्वेस्टमेंट की प्रैक्टिस करना, फिर कल अपन क्या करेंगे, हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, उसमें और थोड़ी प्रैक्टिस होगी, फिर RTP MTP करेंगे तो और अच्छा अपनी कमांड बन जाएगी इन्वेस्टमेंट चैप्टर पर। हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, हमने धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ के किया है सारा सिलेबस। तो हमको इस बार FMSM में 60+ का टारगेट लेके चलना है, ठीक है। ओके, SM आपका कैसा चल रहा है? मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन के हमारे वीडियो में।